Hello बच्चों, this is OP Gupta, your math mentor on this beautiful channel of yours, Mathematica by OP Gupta। आज के लेक्चर में हम लोग क्लास 12th के मैथमेटिक्स की सीरीज को कंटिन्यू करने वाले हैं। अभी तक हमने मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट्स एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं। अब आज का टॉपिक क्या होगा, चलिए मैं आपको दिखाता हूं। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे बच्चों, आज का टॉपिक है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो चलिए सॉल्यूशन शुरू करते हैं बेटा। क्वेश्चन 1 में क्या बोला हुआ है, द वैल्यू ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स ऑफ कॉस एक्स। ध्यान से सुनना, यहां पर सबसे पहले हम कॉस एक्स को साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स में चेंज करेंगे। समझे, इस कॉस एक्स की बात कर रहा था मैं। इसके आगे साइन इनवर्स तो लगा ही हुआ है, मतलब आपको फाइनली मिलेगा डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स ऑफ साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स। ठीक है बेटा। अब ये स्क्वायर ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है, इसको हम जैसे ही सिंप्लीफाई करेंगे, सो वी विल हैव डी बाई डी एक्स ऑफ पाई बाय 2 माइनस एक्स। एक बार चेक करिए, ठीक है। अब इसका डेरिवेटिव ले लो। पाई बाय 2 का डेरिवेटिव तो 0 हुआ, माइनस एक्स मतलब -1, यानी फाइनली आपका आंसर आ गया -1। दैट मीन्स ऑप्शन बी सही हो गया क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 2। इसमें हमें इस फंक्शन का डी बाई डी एक्स यानी डेरिवेटिव निकालना है। तो सबसे पहले यहां पर लॉग का बेस चेंज करेंगे। अब बेस चेंज फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान से देखिए, लॉग ऑफ एक्स ऑन बेस ए। ठीक है, अब आपको नया बेस ई चाहिए, मतलब कैसे होगा, ध्यान से देखना, log of x on the new base e upon log of a on the new base e। समझे, मतलब मुझे इसे कन्वर्ट करना है नेचुरल लॉगरिथम में। तो फंक्शन आपका हो जाएगा log of x on the new base e upon log of 10 on new base e। ठीक है, अब ये डिनोमिनेटर में जो भी तुम्हें दिख रहा है ये पूरा कांस्टेंट है, सिर्फ log x का डेरिवेटिव होगा जिसे हम 1/x लिखेंगे। तो फाइनली आपको मिलेगा 1/x और ये हो जाएगा log of 10 ऑन बेस e। ठीक है बेटा। अब जरा अपने ऑप्शंस को एनालाइज करके देखिए, किसी भी ऑप्शन में ऐसा नहीं है, तो हमें थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन करनी पड़ेंगे। बेसिकली यहां पर ध्यान से देखना, ये जो log of 10 ऑन द बेस ऑफ e है, इसे ऊपर ले चलते हैं, तो ये बन जाएगा log of e ऑन बेस 10 अपॉन x। अब ये मैंने कैसे किया, तो इसके लिए भी एक फॉर्मूला है, ध्यान से देखिए, log of x ऑन बेस y। अगर ऐसे है और x और y को इंटरचेंज करना चाहते हो तो आप इसे ऐसे करोगे, 1/log of y ऑन बेस x। चेक करके देखो, x और y इंटरचेंज हो चुके हैं। ठीक है बेटा, तो बस इन दो फॉर्मूलों की हेल्प से ये पूरा क्वेश्चन आपके सामने सॉल्व हो चुका है। अब जरा ऑप्शंस को देखो, कौन से वाला ऑप्शन, log of e ऑन बेस 10 अपॉन x, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। ध्यान से देखो, मेरी बात आपको समझ आई कि नहीं। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन 3 इज बेस्ड ऑन मॉडुलस फंक्शन का डेरिवेटिव। इसमें क्या दे रखा है, आपको फंक्शन दिया हुआ है mod x, आपसे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव पूछा हुआ है इस फंक्शन के लिए एट x इक्वल टू 0। ठीक है, तो सबसे पहले आप फंक्शन को रीडिफाइन करो, तो fx बनेगा इस तरीके से। ये कब होगा, जब x इस कंडीशन को फॉलो करे, और ये कब बनेगा, जब x इस कंडीशन को फॉलो करे। ठीक है, अब यहां पर जैसे ही तुम डेरिवेटिव लोगे ना x के रेस्पेक्ट में, तो f डैश x क्या बन जाएगा, 1, और ये -1। -1 कब आएगा, जब x नेगेटिव हो, और 1 कब आएगा, जब x ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 हो। तो ये 1 और ये -1, x के ऊपर कंडीशंस, ध्यान से देखो। ठीक है, अब तुम्हें निकालना है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इस फंक्शन के लिए एट x इक्वल टू 0। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 0 पे निकालोगे, मतलब x 0 से छोटा होगा। समझे, इसका मतलब यहां पर आंसर आ जाएगा -1। -1 का मतलब यहां पर देखिए, इसको देखकर मैंने आंसर मार्क किया था बच्चों। ठीक है, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा क्वेश्चन 3 के लिए। एक बार चेक करिए आपको मेरी बातें समझ आई या नहीं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 में क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दे रखा है और आपको राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना है
एट एक्स इक्वल टू 1। ठीक है, कैसे होगा ध्यान से देखिए, ये हो जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेज 1 प्लस, मतलब राइट हैंड साइड से आप अप्रोच कर रहे हो 1 की तरफ, ये बनेगा एफ एक्स माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन एक्स माइनस 1। ठीक है, लिमिट चेंज करेंगे, मतलब x की जगह पे 1 प्लस एच रखेंगे, और क्योंकि x का लिमिट 1 है तो h का लिमिट 0 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका लिमिट h अप्रोचेज 0, ये बनेगा आपका f ऑफ x की जगह पे 1 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 1। तो f ऑफ 1 तो डायरेक्टली यहीं से निकाल लो ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में x की जगह 1 डालोगे जो कि इंटीजर है, तो इसका मतलब ये सिर्फ 1 दे देगा आपको रिजल्ट में, तो यहां पर 1 लिख लो, नीचे x माइनस 1 यानी सिर्फ h हो जाएगा। ठीक है, अब f ऑफ 1 प्लस एच के लिए हम क्या करेंगे, यहां पर कंसेप्ट ध्यान से सुनना, f ऑफ 1 प्लस एच यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर में x की जगह पे 1 प्लस एच डालना है। ये रहा नंबर लाइन, यहां पर 1 है, ठीक है, यहां पर कहीं 2 है और यहां पर कहीं 0 है, नंबर लाइन की बात कर रहा हूं। 1 प्लस एच यहां कहीं होगा, यानी 1 से थोड़ा सा आगे होगा। ठीक है, तो अगर x की वैल्यू इस इंटरवल में होती है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x आपको 1 देता है, समझे। तो यहां पर 1 प्लस एच 1 से थोड़ा सा आगे है, नंबर लाइन पे देखिए, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या देगा आपको, तो 1 देगा, समझे। अब जो चीजें मैंने आपको समझाई हैं इसे अपने क्वेश्चन में हम यूज करेंगे, तो न्यूमरेटर में हो जाएगा 1 माइनस 1, डिनोमिनेटर वाला सेम। अब यहां पर न्यूमरेटर में 0 आ जाएगा, तो ये पूरा एक्सप्रेशन बनेगा 0 अपॉन एच यानी 0, 0 का लिमिट निकालोगे तो 0 ही रहेगा, समझे। तो कहने का मतलब यहां पर राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू आएगी 0, यानी क्वेश्चन 4 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ध्यान से देखो। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। सो नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 5। यहां पर आपको फंक्शन दे रखा है कि ये कंटीन्यूअस है 0 पे, तो आपको k की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो 0 पे कंटीन्यूअस है, मतलब f ऑफ 0 इज इक्वल टू लॉग ऑफ k ऑन बेस e। ठीक है, फिर हम निकालेंगे लिमिट, लिमिट ऑफ द फंक्शन एफ एक्स वेन एक्स अप्रोचेस टू 0, तो यहां पर फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी 2 cos x। ठीक है, क्योंकि फंक्शन 0 पे कॉन्टिन्यूअस है तो यहां पर f ऑफ 0 को हम इक्वेट करेंगे लिमिट वैल्यू ऑफ द फंक्शन के साथ व्हेन x अप्रोचेस टू 0, इसलिए मैंने f ऑफ 0 निकाला। अब मैं लिमिट निकालने जा रहा हूं, तो यहां पर अगर x की जगह 0 पुट करोगे तो ये बनेगा 2 cos 0, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, मतलब 2 इंटू 1 यानी फाइनली ये 2 आ जाएगा। अब ये जो आपने रिजल्ट निकाला और ये जो रिजल्ट आपके पास है इसे हम इसमें यूज करेंगे। ठीक है, यानी ये हो जाएगा log ऑफ k ऑन बेस e, नाउ दैट इज इक्वल टू 2। तो यहां से k की वैल्यू आपको बतानी है, सोचो क्या आएगा, तो यहां से k आ जाएगा e स्क्वायर। चेक करके देखो मेरी बात समझे या नहीं। ठीक है बेटा, ऑप्शन चेक करो कौन से वाला ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 में। ऑप्शन बी में आपको दिख रहा होगा ई स्क्वायर, यानी 5th का ऑप्शन बी सही हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 को लेते हैं। सो हियर वी हैव क्वेश्चन नंबर 6। इसका भी कंसेप्ट क्वेश्चन 5 के जैसा ही है, इसलिए कंसेप्ट के बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगा, डायरेक्टली सॉल्यूशन शुरू करते हैं। यहां पर भी जो फंक्शन दे रखा है ये 0 पे कॉन्टिन्यूअस है, मतलब f0 हम निकालेंगे और फंक्शन का लिमिट निकालेंगे व्हेन x अप्रोचेस टू 0, तो ये दोनों इक्वल आएंगे। f0 का मतलब ये रहा, मतलब ये तो लैम्डा हो गया। ठीक है, और फिर लिमिट निकालना होगा आपको। सो लिमिट x अप्रोचेस टू 0, फंक्शन क्या है sin x अपॉन cos x, डायरेक्टली tan x भी तो लिख सकते थे भाई साहब, खैर कोई बात नहीं, प्लस में x cos x। ठीक है, इसमें आप x की लिमिट 0 पुट करेंगे तो ये बनेगा sin 0 मतलब 0 अपॉन cos 0 यानी 1, 0 अपॉन 1 प्लस यहां पर आ जाओ x की जगह 0 इंटू cos 0 मतलब 1, सॉल्व करोगे तो फाइनली 0 आएगा। अब इस कंडीशन को हम यूज करेंगे, f ऑफ 0 की वैल्यू ये रही, लिमिट की वैल्यू हमने अभी निकाली है मतलब 0,
तो यहां से फाइनली आपको लेमडा मिलेगा 0 के इक्वल। और आपसे इस क्वेश्चन में लेमडा की ही वैल्यू पूछी गई है, यहां पर आप देख लो। ठीक है बेटा, यानी क्वेश्चन 6 का ऑप्शन ए सही हो गया, एक बार चेक करिए। ठीक है बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन 7 में क्या दिया हुआ है बच्चों? इट इज बेस्ड ऑन पैरामीट्रिक फंक्शन। तो यहां पर y दिया हुआ है, x दिया हुआ है, पैरामीटर t है, आपको dy अपॉन dx निकालना है। और सारे ऑप्शंस में आप देख पा रहे होंगे आपका आंसर पैरामीटर t की फॉर्म में ही आएगा। तो सबसे पहले यहां पर आप dy अपॉन dt निकालो, dy अपॉन dt दैट विल बी cos t। फिर आप dx अपॉन dt निकालो, दैट विल बी 1। तो dy अपॉन dx निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? dy अपॉन dt को हम डिवाइड कर देंगे किसके साथ? dx अपॉन dt के साथ। ठीक है बेटा, तो जैसे ही आप ये डिवीजन परफॉर्म करेंगे तो cos t अपॉन 1 कहने का मतलब आपको मिलेगा सिर्फ cos t, यही आपका dy अपॉन dx है। यानी ऑप्शन डी को चेक करिए, क्वेश्चन 7 का ऑप्शन डी ठीक हो गया बच्चों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 8। यहां पर आपके पास ये फंक्शन दिया हुआ है और आपको f'1 निकालना है। मतलब सबसे पहले f' निकालिए, डेरिवेटिव निकालिए, उसमें x की जगह 1 पुट कर दो। ठीक है बेटा, अब ये जो फंक्शन है ना, इसका डेरिवेटिव कई बच्चों को याद हो चुका होगा अब तक, अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की है तो। अगर आपको डेरिवेटिव याद है तो अच्छी बात है, वरना कोई बात नहीं, मैं करके दिखा रहा हूं, ध्यान से देखना। आपके पास फंक्शन क्या है? x रेज टू द पावर x। इसे हम लिख सकते हैं e रेज टू द पावर ln ऑफ दिस सेम फंक्शन। ठीक है, अब इसमें फर्दर आप प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ये बनेगा e रेज टू द पावर x ln x ऐसे। अब डेरिवेटिव शुरू करो तो f' क्या हो जाएगा? एक्सपोनेंशियल फंक्शन में कोई चेंज नहीं होगा। हम चेन रूल से पावर का डेरिवेटिव करने भी जाएंगे, जिसमें लगाना पड़ेगा प्रोडक्ट रूल ऑफ डेरिवेटिव। तो x बाहर, ln x के लिए 1 अपॉन x हुआ, फिर ये रहा ln x और x का डेरिवेटिव 1 हो गया। ये फिर से आप x की पावर x की फॉर्म में लिख दोगे, ब्रैकेट में सिंप्लीफाई करोगे तो आपको फाइनली ऐसे मिल जाएगा। ठीक है बेटा, ये f' आ चुका है, अब आपको f'1 निकालना है। ठीक है, तो इसमें आप x की जगह पर 1 पुट कर दो। जैसे ही यहां पर 1 पुट करेंगे तो यहां टॉप में लिख रहा हूं, ध्यान से देखिए, 1 रेज टू द पावर 1 ब्रैकेट में 1 प्लस ln ऑफ 1। अब ये तो 0 हो जाएगा, तो ये पूरा ब्रैकेट आपको 1 प्लस 0 यानी 1 देगा। बाहर 1 पहले से ही है, 1 इंटू 1 यानी फाइनली 1 आएगा। ऑप्शन डी को चेक करिए, क्वेश्चन 8 का ऑप्शन डी सही हो गया बच्चों। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। सो हियर वी हैव क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 में आपके पास ये जो फंक्शन गिवन है ना, इसका डेरिवेटिव निकालना है, लेकिन x के ऊपर इंटरवल भी है। सारा खेल तो इंटरवल का ही होता है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वाले टॉपिक को आप एक बार ठीक से पढ़िए। पिछला लेक्चर भी देख सकते हो, MCQ सीरीज का 3rd लेक्चर, यानी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वाला। वहां पर मैंने बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन कराए हैं जिसमें इंटरवल्स को हम प्रॉपरली डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है बेटा, तो आपकी हेल्प होगी अगर आपको इंटरवल्स को समझना आता है तो, वरना यहां पर डिफरेंशिएशन के टॉपिक में अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा, इंटरवल दे रखा होगा, तो आपसे गलती होने के चांस रहेंगे। समझे? तो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। यहां पर सबसे पहले मैं x की जगह पर tan थीटा पुट कर दूंगा। ठीक है बेटा, इंटरवल की बात भी कर लेते हैं यहीं पर। x के लिए इंटरवल दे रखा है -1 से 1, तो बेसिकली यहां पर हम कह देंगे ऐसे, x की जगह पे tan थीटा आ गया, तो थीटा पे इंटरवल आ जाएगा -π/4 से लेकर π/4। ठीक है, इसकी हमें बाद में जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने पहले ही करके निकाल दिया। fx में क्या होगा? साइन इनवर्स x की जगह पे आपने tan थीटा पुट किया है, तो ये बनेगा 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। बेटा ये क्लास 11th में आपने पढ़ा हुआ है sin 2 थीटा का फॉर्मूला। ठीक है, अब साइन इनवर्स sin 2 थीटा को 2 थीटा हम लिख सकते हैं या नहीं? वेल, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आपको इस फॉर्मूले की समझ है या नहीं।
साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स को एक्स कब लिखते हैं? जब एक्स साइन इनवर्स के प्रिंसिपल इंटरवल में हो। मैं फिर से कह रहा हूं, एमसीक्यू सीरीज का तीसरा लेक्चर यानी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वाला लेक्चर अच्छे से देख लो। आपको इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे और ये चीजें समझने में आपको आसानी रहेगी, कैलकुलस में आपकी काफी हेल्प होगी। ठीक है बेटा, तो फिलहाल इसे देखिए, यहां 2 थीटा और फॉर्मूले को देखिए यहां पर x, समझे? दोनों को हम कंपेयर कर रहे हैं, तो x इस इंटरवल में होगा तभी साइन इनवर्स साइन x को x लिखेंगे। ये इंटरवल क्या है? साइन इनवर्स फंक्शन का प्रिंसिपल रेंज। यहां पर 2 थीटा इस इंटरवल में होगा तभी x से कंपेयर होकर यहां पर रिजल्ट 2 थीटा आएगा। तो यहां पर आ जाओ, आपके पास थीटा के ऊपर इंटरवल है, 2 थीटा का इंटरवल निकालने के लिए इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बनेगा इस तरीके से। दैट मीन्स 2 थीटा इज इन द इंटरवल -π/2 से π/2 विच इज अ सबसेट ऑफ दिस इंटरवल। ठीक है, दैट मीन्स यहां हम 2 थीटा लिख सकते हैं। यहां तक क्लियर है बच्चों? अब थीटा की वैल्यू निकालने के लिए हमने जो सब्स्टिट्यूट किया था ना x की जगह पे tan थीटा, यहां पहुंच जाओ तो थीटा आ जाएगा tan इनवर्स x, यानी आपका पूरा फंक्शन बनेगा 2 टाइम्स tan इनवर्स x। ये आपका फंक्शन आ गया बच्चों। ठीक है, अब इसका डेरिवेटिव करना है तो सिंपल काम है ना, क्या हो जाएगा डेरिवेटिव? 2 बाहर, tan इनवर्स x के लिए आ जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। बस आपका आंसर है 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ऑप्शन सी को चेक करिए, क्वेश्चन 9th का ऑप्शन सी सही हो गया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखो, एक एक पॉइंट को समझिए। ठीक है बेटा, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10th की तरफ। सो नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 10th। अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन, स्ट्रेट फॉरवर्ड आप आंसर लिख सकते हो, कंसेप्ट को ध्यान से सीखना। क्या बोला हुआ है? टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स एट विच दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। इस फंक्शन का डिसकंटिन्यूटी कौन कौन से पॉइंट पे आएगा, उन सभी पॉइंट्स की काउंटिंग करनी होगी हमें। ठीक है, मैंने कहा कंसेप्ट को ध्यान से सीखना ताकि डायरेक्ट आंसर कर सको, वरना बेमतलब में टाइम वेस्ट करोगे या क्वेश्चन को देखकर कोसोगे कि ये तो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है, डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ऐसी कुछ बातें आप सोचेंगे। ये जो फंक्शन है ना, ये कब डिफाइंड होगा, मतलब इसका डोमेन लिखने के लिए बोल रहा हूं। यहां पर e⁻x यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, वो डिफाइंड होता है सभी रियल नंबर्स के लिए। समझे मैंने क्या बोला? e⁻x सभी रियल नंबर्स के लिए डिफाइंड होता है। log x की अगर हम बात करें तो log x तभी डिफाइंड होता है जब x पॉजिटिव है, लेकिन आपके क्वेश्चन में log x नहीं है, log ऑफ mod x है। कहने का मतलब ये जो mod x है ना, ये हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। तो दैट मीन्स x की कोई भी वैल्यू पुट कर दो, नेगेटिव या पॉजिटिव, बस 0 पुट मत करना। कहने का मतलब अगर x पॉजिटिव होगा तो उसका मॉड लेंगे तो पॉजिटिव ही आएगा, log फंक्शन को पॉजिटिव इनपुट मिल जाएगा। अगर x नेगेटिव होगा, है ना, तो उसका मॉड लेंगे तो भी पॉजिटिव आएगा, log को अगेन पॉजिटिव इनपुट मिल जाएगा। दैट मीन्स x की वैल्यू पॉजिटिव रियल नंबर भी ले सकते हैं, नेगेटिव रियल नंबर भी ले सकते हैं, लेकिन 0 नहीं ले सकते। किसके लिए मैं बात कर रहा हूं? log mod x के लिए, इसकी बात हो रही है। ठीक है बेटा, तो हमारे फंक्शन fx में एक तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और एक ये log ऑफ मॉडुलस x है। ठीक है, तो अब e⁻x की बात यहां पर हो चुकी है, यानी ये डिफाइंड होता है रियल नंबर के लिए। log ऑफ mod x डिफाइंड होगा इस कंडीशन में, दोनों का इंटरसेक्शन लोगे तो बेसिकली आपके फंक्शन का डोमेन क्या रहेगा? आपके फंक्शन का डोमेन हो जाएगा x बिलोंगिंग टू r-0, यानी इस इंटरवल में ये जो फंक्शन है ये हमेशा कॉन्टिन्यूअस होगा। तो ये डिसकंटिन्यूअस कब होगा? x इक्वल टू 0 पे, यानी x इक्वल टू 0 पे आपका फंक्शन डिसकंटिन्यूटी शो करेगा, आपका फंक्शन डिसकंटिन्यूटी शो करेगा। तो कितने पॉइंट्स आए? एक ही पॉइंट आया ना, पॉइंट की वैल्यू नहीं पूछी है। हाउ मेनी पॉइंट्स आर देयर? टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स एट विच दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। किस पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस होगा? x इक्वल टू 0 पे। कितने पॉइंट्स पर डिसकंटिन्यूअस होगा? सिंगल पॉइंट पे। समझे? तो टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स, यानी ऑप्शन बी को देखिए, एक ही पॉइंट पर यह फंक्शन डिसकंटिन्यूटी शो कर रहा है, मतलब डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है बेटा, जैसे कि मैंने कहा अच्छा क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल है। क्वेश्चन नंबर 11 को देखिए।
अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू। आपको k की वैल्यू बतानी है ताकि ये जो फंक्शन है ये कॉन्टिन्यूअस हो जाए x इक्वल टू 0 पे। ठीक है जी, हम यहां पर f0 निकालेंगे तो f0 3 आएगा, ये देख लो। ठीक है, फिर आप RHL निकालो तो RHL की बात करोगे ना तो ये हो जाएगा लिमिट x अप्रोचेज 0, RHL है ध्यान रखना। और RHL के लिए फंक्शन की वैल्यू यहां से ली जाएगी, यानी k टाइम्स मॉड x अपॉन में x। जब x 0 से बड़ा होगा ना तो मॉड x सिंपली x रह जाएगा, समझे? यानी ये पूरा एक्सप्रेशन आपको k दे देगा, ऊपर वाला x नीचे वाला x कट जाएगा, k कांस्टेंट है जिस पर लिमिट लगाओगे तो क्या फर्क पड़ेगा, वो सिर्फ k रहेगा। अब जैसा कि मैंने कहा कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है 0 पे, तो बेसिकली होता ये है कि f0 इज इक्वल टू लिमिट वैल्यू ऑफ द फंक्शन। अब जब लिमिट वैल्यू की बात करते हो तो इसे LHL इक्वल टू RHL भी लिख सकते हो। इससे पहले जो क्वेश्चन हमने किए थे इस टाइप के, उसमें डायरेक्टली हमने लिमिट ले लिया था, यहां पर हमें RHL निकालना पड़ा, तो इसलिए मैंने आपको ये बात अलग से बताई है। f0 की वैल्यू ये रही बेटा, RHL की वैल्यू ये रही, दोनों को इक्वेट कर दो, k की वैल्यू 3 आ जाएगी, यानी ऑप्शन बी को चेक करिए, क्वेश्चन 11 का ऑप्शन बी सही हो गया। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 12। अब ऐसा क्वेश्चन आपके अल्फा टेस्ट सीरीज में भी मैंने सॉल्व किया था। अगर अभी तक आपने अल्फा टेस्ट सीरीज ऑफ कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी का सॉल्यूशन नहीं देखा है तो आप किस बात का वेट कर रहे हैं? 9 मार्च के बाद देखोगे क्या? जाके देख लेना। ठीक है, वैसे इस वीडियो को लाइक करके अपने सभी क्लासमेट्स को भी शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। फिलहाल इस क्वेश्चन में हमें फंक्शन दे रखा है कि ये कॉन्टिन्यूअस है 0 पे, आपको k की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले f0 की बात कर लेते हैं। f0 ये रहा, यानी k, और लिमिट क्या आएगा? तो लिमिट में निकाल के दिखा देता हूं। फंक्शन है log 1 प्लस 2x माइनस log 1 माइनस 3x, और इस पूरे के नीचे x है, लेकिन मैं x को ब्रेक करके लिखूंगा, मतलब LCM ब्रेक करके लिख रहा हूं। ध्यान से देखिए, ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब मैं क्या करने वाला हूं, लिमिट के इस फॉर्मूले को देखिए, लिमिट x अप्रोचेज 0 log 1 प्लस x अपॉन x, इसकी वैल्यू 1 होती है। log के अंदर फंक्शन क्या है? तो 1 प्लस x, वही x नीचे, उसी का लिमिट 0, तो आंसर 1। लिमिट की बात हो रही है। इसमें देखो log के आगे है 1 प्लस 2x, नीचे 2x होना चाहिए, 2x का लिमिट भी 0 होना चाहिए, तो वैल्यू 1 हो जाएगी। इसमें है 1 प्लस ब्रैकेट में माइनस 3x कर देंगे, तो नीचे माइनस 3x होना चाहिए, और माइनस 3x का लिमिट भी 0 होना चाहिए, वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, चलिए एडजस्टमेंट करते हैं, ध्यान से देखना। यहां पर 2 लगाओ, मतलब 2 से मल्टीप्लाई इसको कर दिया तो ऊपर भी 2 लगाना पड़ेगा, समझे? यहां पर माइनस 3x ऐसे कर दो, और यहां माइनस 3 ऐसे कर दो। ठीक है, इस 1 माइनस 3x के लिए मैं ये कह रहा था कि आप इसे ऐसे देखो, समझे? तो 1 प्लस के आगे फंक्शन क्या है? तो माइनस 3x, वही फंक्शन नीचे आना चाहिए। ठीक है, और फिर लिमिट भी उसका 0 होना चाहिए। तो लिमिट की बात कर लेते हैं जरा। x का लिमिट क्या है बेटा? तो 0, दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई करिए, 2x का लिमिट ये रहा, दोनों तरफ माइनस 3 से मल्टीप्लाई करो तो माइनस 3x का लिमिट भी आपको मिल जाएगा 0। ठीक है, दैट मीन्स ये हो जाएगा 2 इंटू 1, ये माइनस ऑफ माइनस 3, और ये आपका 1, यानी फाइनली 2 प्लस 3 यानी 5 आ जाएगा। और फिर यहां पर k की वैल्यू आपको मिल चुकी होगी 5 के इक्वल, समझे? तो 5 के इक्वल यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। आई होप आप समझ गए होंगे कि मैंने यहां पर क्या किया। लिमिट वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू f0 होगा, क्योंकि ये फंक्शन 0 पे कॉन्टिन्यूअस है। अब ये चीज आज की क्लास में कई बार बता चुका हूं मैं, इसलिए इस क्वेश्चन में डायरेक्टली कर दिया मैंने। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन डी सही हो गया है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। क्वेश्चन 13 में क्या है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 13, यहां पर x के ऊपर इंटरवल दे रखा है, आपको d बाई डी एक्स ऑफ कॉसिकेंट इनवर्स x लिखना है। इसको भी सॉल्व कराऊं या फिर आपको डेरिवेटिव का फॉर्मूला याद है? याद होगा तो डायरेक्ट आंसर कर दोगे। देख लो क्वेश्चन नंबर 13 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। याद होना चाहिए आपको, ऑप्शन सी सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। क्या ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकते हैं?
वेल आ सकते हैं, ऐसे क्वेश्चंस पेपर में आ भी चुके हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। क्वेश्चन 14 में आपको x के ऊपर एक इंटरवल दिया हुआ है पाई से 2 पाई, और आपको डेरिवेटिव निकालना है इस एक्सप्रेशन का। हमें इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले जरा हम इस एक्सप्रेशन को देखते हैं। ठीक है, 1 प्लस कॉस एक्स यानी 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, 1 माइनस कॉस एक्स यानी 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, पूरे का अंडर रूट है, 2 कटेगा, कोटेंजेंट स्क्वायर एक्स बाई 2 आएगा, अंडर रूट है तो मॉड में कोटेंजेंट एक्स बाई 2। अब मॉड को कैसे हटाएंगे? x बाई 2 कौन से क्वाड्रेंट में है उसके हिसाब से कोटेंजेंट x बाई 2 का साइन पता चलेगा, नेगेटिव या पॉजिटिव, अकॉर्डिंग टू दैट हम मॉड के साइन को हटाएंगे। तो सबसे पहली बात, हमें x बाई 2 का क्वाड्रेंट पता करना पड़ेगा। x के ऊपर इंटरवल आपको दिख रहा है, 2 से डिवाइड कर दो बेटा, तो आपको x बाई 2 का इंटरवल यानी क्वाड्रेंट पता चल जाएगा। x बाई 2 वाला एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में है, जिसमें कोटेंजेंट नेगेटिव होगा, मॉड के अंदर नेगेटिव है, कहने का मतलब मॉड के साइन को हटाओगे तो आपको ऐसा मिलेगा। ठीक है, अभी तक हमने किसको सिंप्लीफाई किया है, ध्यान से देख लो। अब चलो अपने क्वेश्चन में, यानी डी बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स। अब जिस चीज को तुमने सिंप्लीफाई किया है उसकी वैल्यू आ चुकी है नेगेटिव कोटेंजेंट एक्स बाई 2। ठीक है बेटा, यहां तक क्लियर है? इस माइनस को तुम बाहर निकाल सकते हो, यानी ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स नेगेटिव टेन इनवर्स कोटेंजेंट एक्स बाई 2। समझे? यहां पर मैंने फॉर्मूला क्या यूज किया है, टेन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स को हम माइनस टेन इनवर्स एक्स लिख सकते हैं। तो ये जो नेगेटिव था ना, इसको मैंने बाहर इस तरीके से लिख लिया है। x को कंपेयर कर लो कोटेंजेंट x बाई 2 के साथ, समझ जाओगे। अब इस नेगेटिव को मन करे तो डी बाई डी एक्स के आगे लगा दो, तो फाइनली आपके पास रहेगा, ये तो टेन इनवर्स है ही, कोटेंजेंट x बाई 2 को टेंजेंट में चेंज करोगे तो 10 पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई 2 लिखना पड़ेगा। नाउ फाइनली यू विल हैव डी बाई डी एक्स ऑफ पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई 2, बाहर नेगेटिव है, ध्यान रखना बच्चों। पाई बाई 2 का डेरिवेटिव 0, माइनस एक्स बाई 2 का माइनस हाफ, फाइनली आंसर आ जाएगा हाफ। हाफ का मतलब ऑप्शन सी आपके लिए सही हो जाएगा क्वेश्चन 14 का। ठीक है, एक बार ध्यान से देखो मेरी बात आप समझें या नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 15। यहां पर ये फंक्शन दिया हुआ है, ऑप्शंस को अगर आप एनालाइज करेंगे तो यहां पर कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी के बारे में बातें हो रही हैं। ऑप्शन ए, बी और सी में तो डेरिवेटिव की बातें हो रही हैं बेसिकली। तो सबसे पहले जरा इस फंक्शन को हम डिफरेंशिएट ही कर लेते हैं। ठीक है, डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा, 2x माइनस 1 यानी सिर्फ 2 आएगा। कब? जब x हाफ से छोटा है। इसमें करोगे 3 का 0, माइनस 6x का माइनस 6 आएगा जब x हाफ से बड़ा हो या इक्वल हो। ठीक है, ऑप्शन ए में बोला हुआ है कि डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू हाफ एज लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट हाफ इज इक्वल टू 2 विच इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव एट हाफ। अब अगर आप यहां पर देखेंगे तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हाफ के ऊपर आ रहा है 2, इसे देखो। ठीक है, और राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे हाफ पर तो इसकी वैल्यू आ रही है -6। ठीक है, कहने का मतलब ऑप्शन ए वाला तो गलत हो गया। ऑप्शन बी में नॉट डिफरेंशिएबल बोला हुआ है, क्योंकि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को -2 के इक्वल बोला गया है, मतलब ये भी गलत हो गया, इसको भी हटा दो। ऑप्शन सी में देखते हैं, नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू हाफ, क्योंकि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 2 है, बिल्कुल सही बात है, एंड राइट हैंड डेरिवेटिव -6 है, ये बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा क्वेश्चन 15 के लिए। ऑप्शन डी को भी चेक कर लो और मुझे बताना कि हम ऑप्शन डी को रिजेक्ट क्यों कर रहे हैं, कमेंट कर देना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं बच्चों। सो नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन 16 में ये जो फंक्शन दे रखा है ना, बोला हुआ है कि ये 1 पे डिफरेंशिएबल होगा, x इक्वल टू 1 पे डिफरेंशिएबल होगा। तो बेटा x इक्वल टू 1 पे ये फंक्शन पक्का कॉन्टिन्यूअस भी होगा, कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 1 ऑल्सो। ठीक है, तो फिलहाल मैं कॉन्टिन्यूटी वाली कंडीशन को यूज करूंगा। मैं सबसे पहले RHL यहां निकाल लेता हूं। तो RHL के लिए
फंक्शन लिया जाएगा बी एक्स प्लस टू, ठीक है। यहां पर x की जगह 1 पुट करेंगे, b इंटू वन प्लस टू, ठीक है। अब या तो आप LHL निकालो या डायरेक्टली f ऑफ 1 लिख लो, यहां से आप देख रहे होंगे। तो मैं f ऑफ 1 ही ले रहा हूं, तो ये बन जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 3 इंटू वन प्लस ए, यानी ये हो जाएगा 4 प्लस ए। अब अगर फंक्शन x इक्वल टू 1 पे डिफरेंशिएबल है तो इस पे ये कॉन्टिन्यूअस भी होगा, और अगर ये कॉन्टिन्यूअस होगा x इक्वल टू 1 पे तो f ऑफ 1 विल बी इक्वल टू LHL विल बी इक्वल टू RHL, ठीक है। तो इस कंडीशन का यूज करके हम इन दोनों को इक्वेट करने वाले हैं, यानी 4 प्लस ए को हम इक्वल रखेंगे b प्लस टू के। यहां से साइड चेंज करोगे तो a माइनस बी प्लस टू इक्वल टू 0। चेक करिए, a माइनस बी प्लस टू इक्वल टू 0। ऑप्शन ए सही हो जाएगा क्वेश्चन 16 के लिए। ध्यान से देख लो मेरी बात समझे कि नहीं, ठीक है बच्चों। अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में आपके पास ये बड़ा प्यारा फंक्शन दिया हुआ है और बोला हुआ है कि ये 0 पे कॉन्टिन्यूअस है, तो k की वैल्यू बताओ, ठीक है। तो k बेसिकली यहां पर इन्वॉल्व है, ध्यान से देखिए। डिनोमिनेटर में साइन फंक्शन के एंगल के अंदर k है, 0 पे कॉन्टिन्यूअस है तो मतलब f0, f0 का मतलब 2 है, यहां देख लो, ठीक है। अब हम 0 पे LHL निकालेंगे क्योंकि यहीं पर आपको k मिलेगा, ये देख पा रहे होंगे आप। तो 0 पे हम LHL निकालेंगे, फंक्शन है x प्लस साइन एक्स अपॉन साइन, एंगल है k प्लस 1 इंटू एक्स, ठीक है बच्चों। ध्यान से देखना कैसे सॉल्व करेंगे। लिमिट x अप्रोचेस 0, न्यूमरेटर में x से डिवाइड करो और डिनोमिनेटर में भी x से डिवाइड करो, ठीक है। तो आपको मिलेगा 1 प्लस साइन एक्स अपॉन एक्स। नीचे आ जाओ, डिनोमिनेटर को भी x से डिवाइड करने के लिए बोला है ना, तो ये है साइन, एंगल है k प्लस 1 इंटू एक्स, और आपने इसको x से डिवाइड किया था, ठीक है। फॉर्मूला हम लगाएंगे लिमिट का, कौन सा? लिमिट x अप्रोचेस 0, साइन एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू 1 कब होती है? देख लो ध्यान से। साइन एक्स यानी एंगल x, x नीचे, x का लिमिट 0 तो आंसर 1। साइन एक्स अपॉन एक्स, x का लिमिट 0, ठीक है, 1 हो जाएगा। इसमें एंगल देखो क्या है साइन फंक्शन के लिए, k प्लस 1 इंटू एक्स, नीचे सिर्फ x है, मतलब अगर नीचे मैं यहां पर k प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर दूं तो इनफैक्ट यहां भी हमें मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा ना ऊपर। तो अब अगर x का लिमिट 0 है तो k प्लस 1 इंटू एक्स का लिमिट भी 0 हो जाएगा। मतलब मैंने ये कहा कि अगर x का लिमिट 0 है और दोनों तरफ k प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका लिमिट भी 0 हो जाएगा, k प्लस 1 इंटू एक्स का लिमिट, ठीक है। तो ये वाला भी 1 हो जाएगा मल्टीप्लाइड विद k प्लस 1, डिनोमिनेटर में बता रहा हूं। तो अपने क्वेश्चन में देखो, ऊपर 1 प्लस 1, नीचे 1 इंटू ब्रैकेट में k प्लस 1, यानी ये फाइनली आपको मिलेगा 2 अपॉन k प्लस 1, ठीक है बेटा। अब क्योंकि आपका फंक्शन 0 पे कॉन्टिन्यूअस है तो f0 विल बी इक्वल टू LHL इक्वल टू RHL। LHL तो हमने निकाल ही लिया है, f0 ये लिखा हुआ है, तो आप इन दोनों को इक्वेट कर दो, ठीक है बेटा। यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा k प्लस 1 इज इक्वल टू 2 अपॉन 2 यानी 1, यानी k की वैल्यू आ जाएगी 0, ठीक है। k की वैल्यू 0 होने का मतलब ऑप्शन ए को चेक करिए, क्वेश्चन 17 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है बच्चों। ध्यान से देखिए मेरी बात आप समझे या नहीं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 18। यहां पर ये जो फंक्शन दे रखा है दिस इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, तो आपको k की वैल्यू निकालनी है, यानी सेम टाइप का क्वेश्चन है जो हमने पिछले वाले क्वेश्चन में डिस्कस किया। इससे पहले भी ऐसे क्वेश्चन आज की क्लास में हो चुके हैं। f0 की वैल्यू यहां से निकल जाएगी विच इज k, यानी f0 तो k हो गया, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है बेटा। अब या तो आप LHL निकालो या फिर RHL निकालो, क्या निकालोगे ये आपके ऊपर है। तो मैं फिलहाल LHL निकाल ले रहा हूं यहां पर। LHL लिमिट x अप्रोचेस 0, फंक्शन है 2 माइनस 2 cos 2x, 2 कॉमन ले लो, ब्रैकेट में 1 माइनस cos 2x बचेगा, नीचे है x स्क्वायर, ठीक है बेटा। नेक्स्ट स्टेप में ये क्या बनेगा, लिमिट x अप्रोचेस 0, न्यूमरेटर में 2 इंटू 2 साइन स्क्वायर x, समझे, 1 माइनस cos 2a का फॉर्मूला क्लास 11th वाला,
2 साइन स्क्वायर ए लिख दिया मैंने। नीचे एक्स स्क्वायर पहले से ही है, ऊपर साइन एक्स फंक्शन है जिसका स्क्वायर भी दे रखा है। एक्स का लिमिट 0 है, मतलब 2 इंटू 2 इंटू 1 का स्क्वायर, समझे? यानी ये आ जाएगा 4। फंक्शन 0 पे कॉन्टिन्यूअस है, इसलिए f0 विल बी इक्वल टू LHL इक्वल टू RHL, यानी k की वैल्यू आ जाएगी 4, यानी ऑप्शन सी को आप यहां पर मार्क कर दोगे क्वेश्चन 18 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 लेते हैं। सो हियर वी हैव क्वेश्चन नंबर 19। यहां पर आपके पास ये फंक्शन दिया हुआ है, आपको dy अपॉन dx निकालना है एट x इक्वल टू 1। ठीक है, कैसे करेंगे बच्चों, ध्यान से देखना। इसमें दोनों तरफ log ले लो, तो log y विल बी इक्वल टू log ऑफ x, जिसके एक्सपोनेंट में है e रेज टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसे लिखा हुआ है ये। ठीक है, तो इसके बाद ये हो जाएगा e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू लॉग ऑफ x। ठीक है, क्लियर? अब यहां से डेरिवेटिव शुरू करेंगे x के रेस्पेक्ट में, तो log y का डेरिवेटिव ऐसे आएगा। RHS में पहुंचते हैं, यहां लगाना पड़ेगा हमें प्रोडक्ट रूल ऑफ डेरिवेटिव। पहला फंक्शन बाहर, log x का डेरिवेटिव ये रहा, फिर प्लस log x बाहर, अब e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए ये तो सेम रहेगा, पावर का डेरिवेटिव करोगे तो -2x आ जाएगा। ठीक है बेटा, अब इस डेरिवेटिव में आपको x की जगह 1 डालना है, लेकिन जब x की जगह 1 डालोगे तो y की वैल्यू क्या पुट करोगे, ये भी सोच के रखना। ठीक है, या फिर आप ऐसे कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो यहां पर y आ जाएगा, y का मतलब है x की पावर इस तरीके से, यहां पर y का मतलब देख लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ध्यान से देखना बच्चों। ये बनेगा e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में x, प्लस ये है आपका log x, और इसके आगे है -2x e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट का ध्यान रखना। ठीक है बच्चों, इस तरीके से dy अपॉन dx की वैल्यू आ चुकी है। अब आपको डेरिवेटिव में x की जगह 1 डालना है। जब इस पूरे एक्सप्रेशन में x की जगह 1 डालोगे, ध्यान से सुनना क्या बताऊंगा, तो यहां पर आपको मिलेगा log 1, जिसकी वैल्यू होती है 0, तो 0 इंटू एनीथिंग, खत्म। ठीक है, यहां पर e की पावर में -1, जिसका स्क्वायर भी करना होगा, मतलब e की पावर -1 बनेगा, नीचे 1, यानी ये पूरा आपको सिर्फ e की पावर -1 देगा, मतलब ये पूरा ब्रैकेट आपको सिर्फ e की पावर -1 देगा। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वाले कंटेंट की बात हो रही है। बाहर आओ, यहां पर 1 की पावर e की पावर -1 का स्क्वायर, मतलब ये पूरा 1 ही रह जाएगा, समझे? यानी फाइनली आपका आंसर यही रहेगा, e की पावर -1 कहो या 1 अपॉन e कहो। ऑप्शन डी में दिख रहा है मुझे क्वेश्चन 19 का करेक्ट आंसर। ठीक है, देखो एक बार ध्यान से, मैंने क्या बातें आपको समझाई हैं। आगे बढ़ते हैं जरा क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। सो नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 20। यहां पर हमें क्या करना होगा बच्चों, ये जो क्वेश्चन है इट इज बेस्ड ऑन नेस्टेड स्क्वायर रूट्स। y दिया हुआ है, आपको 2y - 1 इंटू dy अपॉन dx की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले आपके सीरीज को हम इस तरीके से लिख लेंगे, ध्यान से देखिए। ठीक है, अब यहां पर स्क्वायरिंग करेंगे दोनों तरफ। जैसे ही आप स्क्वायरिंग करेंगे तो y स्क्वायर इज इक्वल टू log x प्लस y, जो प्लस y है उसको LHS में ले आओ, तो आपको फाइनली ऐसा मिलेगा। ठीक है बच्चों, अब डेरिवेटिव शुरू कर दो, तो ये बनेगा 2y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन ले लो, नाउ दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स। अगर आप सोच रहे हैं कि ये कैसे कर दिया मैंने, भाई क्या बोल रहा था बीच में, तो ध्यान से सुनना भैया, मैं स्टेप लिख के दिखा देता हूं। 2y, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव हो गया 2y, और फिर y का भी करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो ऐसे आएगा, फिर माइनस y का डेरिवेटिव इस तरीके से, और RHS में है log x का डेरिवेटिव यानी 1 अपॉन एक्स। अब ये जो LHS में लिखा है ना, इसमें से dy अपॉन डी एक्स कॉमन आएगा, जैसे ही कॉमन लेंगे तो आपको फाइनली ऐसा मिल जाएगा। इसी की वैल्यू आपसे क्वेश्चन में पूछी गई है, यानी आपका आंसर आ गया 1 अपॉन एक्स। क्वेश्चन 20 का ऑप्शन डी सही हो गया। ठीक है, ध्यान से देखो मेरी बात समझे कि नहीं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या बोला हुआ है, यहां पर आपके पास पैरामीट्रिक फंक्शन गिवन है, पैरामीटर थीटा है, डबल डेरिवेटिव निकालना है इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल y।
ए और बी भी हैं, कांस्टेंट आपको दिख रहे होंगे, और के की वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है, तो कैसे करेंगे बेटा, ध्यान से सुनना। यहां पर सबसे पहले मैं x अपॉन ए की वैल्यू निकाल लेता हूं, दैट विल बी सीकेंट थीटा। ऐसे ही y अपॉन बी की वैल्यू निकाल लेंगे, दैट विल बी टेंजेंट ऑफ थीटा। ठीक है, अब यहां पर आप क्या करिए, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये करो, ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। और ये जो लिखा है सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू 1 होती है ना, क्लास 10th का फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री वाला। तो फाइनली आपको इस तरीके से मिलेगा, देखो ध्यान से। अब इसका हम डेरिवेटिव करेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में। पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन को हटा ही दिया मैंने इस क्वेश्चन में से, यानी पैरामीटर थीटा को एलिमिनेट कर दिया है। जैसे ही आप डेरिवेटिव करेंगे, ये मिलेगा आपको 2x अपॉन ए स्क्वायर, ये बनेगा माइनस 2y इंटू वाई डैश अपॉन बी स्क्वायर, और 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। इस समय हम x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं। ठीक है, आप साइड चेंज करोगे यहां से, तो आपको फाइनली क्या मिलेगा बेटा, दिस विल बी वाई डैश अपॉन बी स्क्वायर, वाई डैश अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू x अपॉन ए स्क्वायर। ध्यान से देखो, साइड चेंज किया है और 2 को कैंसिल भी कर दिया है। ठीक है, यहां से y डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो y डैश आपको मिलेगा x इंटू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर अपॉन वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है, y डैश की वैल्यू आ चुकी है। लेकिन बेटा आपके क्वेश्चन में ना डबल डेरिवेटिव है, यानी एक बार और डिफरेंशिएशन लेना ही पड़ेगा। ठीक है, तो मैं क्या करने वाला हूं, ध्यान से देखना, इसको आप माइंड में रखना। ठीक है, यहां पर सबसे पहले मैं इसे ऐसे लिख लेता हूं, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू एक्स। ठीक है, अब इसमें x के रेस्पेक्ट में फिर से डिफरेंशिएशन कर लेंगे, तो ये बनेगा y इंटू वाई डबल डैश प्लस वाई डैश बाहर, और इस y का डेरिवेटिव करेंगे, एक और y डैश आ जाएगा, RHS में बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और x का डेरिवेटिव 1। समझे? तो फाइनली ये है y इंटू वाई डबल डैश प्लस y डैश का स्क्वायर, y डैश की वैल्यू यहां पर है, मतलब इसका हम स्क्वायर कर देंगे, तो ये बनेगा आपका एक्स स्क्वायर बी की पावर 4 अपॉन ए की पावर 4, और ये होगा वाई स्क्वायर। नाउ दैट इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। यहां तक ठीक है। अब यहां से हमें साइड चेंज करना है, तो किस तरीके से होगा, ध्यान से देखना। y डबल डैश के साथ में y मल्टीप्लाई है, इन दोनों को उठा के उधर ले जा रहा हूं मैं, सो वी विल हैव बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बी की पावर 4 अपॉन ए की पावर 4, और ये है वाई स्क्वायर। ध्यान से देखिए यहां पर। ठीक है, आपको डबल डेरिवेटिव निकालना है इस फॉर्म में, तभी जाके आपको k की वैल्यू मिल पाएगी। ठीक है, इसमें आपको x कहीं नहीं दिख रहा होगा, मतलब इस x को मुझे यहां से हटाना पड़ेगा। देखेंगे किस तरीके से होगा। तो सबसे पहले मैं यहां पर कॉमन ले लेता हूं, कुछ चीजें कॉमन है, ऊपर से बी स्क्वायर कॉमन दिख रहा है और नीचे ए स्क्वायर कॉमन दिख रहा है। बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कॉमन लिया, मतलब 1 माइनस यहां से आपने बी स्क्वायर कॉमन लिया है, तो बी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, नीचे से आपने ए स्क्वायर कॉमन लिया है, मतलब ए स्क्वायर, और ये वाई स्क्वायर एज इट इज रहेगा। ठीक है बेटा, तो हमें मिला 1 माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब यहां से हमें क्या करना है, इसमें आप एलसीएम लेके देखो। ठीक है, बाहर जो है उसे चलने दो, एलसीएम लेंगे तो न्यूमरेटर में आएगा ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये पूरा स्क्वायर ब्रैकेट में लगा हुआ था, ध्यान रखना बच्चों। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट में जो न्यूमरेटर में है उसको ध्यान से देखना, और जरा इस स्टेप में लौटो, यहां देखिए ध्यान से। इसमें अगर आप एलसीएम लेंगे तो क्या मिलेगा, बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू 1, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करो आपको ऐसे मिल जाएगा। इसके बाद यहां पर दोनों तरफ अगर आप -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू नेगेटिव ए स्क्वायर बी स्क्वायर।
ठीक है बेटा, इस LHS वाले को ध्यान से देखना और यहां पर स्क्वायर ब्रैकेट में न्यूमरेटर को देखना, एक बार मैच करो, दोनों सेम है ना, ठीक है। कहने का मतलब ये जो न्यूमरेटर में है इसकी वैल्यू हमको मिल चुकी है, क्या है वैल्यू, -a² b², ठीक है। तो यहां पर जैसे ही इस वैल्यू को हम पुट करेंगे, बाहर आपके पास b² है पहले से ही, b² अपॉन a², न्यूमरेटर में हमें क्या मिला, हमें मिला -a² इंटू b², डिनोमिनेटर में ऑलरेडी है a² y²। ध्यान से देखिए आप मेरी बात समझे या नहीं, ठीक है। a² वाला कट जाएगा, ऊपर बनेगा -b⁴, यहां टॉप में आ जाते हैं -b⁴, ठीक है। a² ये वाला और ये वाला कट गया, नीचे बचेगा a² इंटू y²। नाउ दैट इज इक्वल टू y इंटू y', यहां पर आप देख पा रहे होंगे ये सब y इंटू y' की ही वैल्यू थी, ठीक है। अब आपके पास रिजल्ट आने के चांसेस बढ़ गए हैं, y' को अब हम लिख सकते हैं -b⁴ अपॉन a² y³, समझे। इस वाले y को मैंने LHS में भेज दिया क्रॉस मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो y² के साथ में y चला गया, y³ बन गया। आपके पास जो एक्सप्रेशन अब मिला है उसे इसके साथ कंपेयर करो, क्या है, ध्यान से देखो, ब्रैकेट में b⁴, वहां देखो, नीचे a² और नीचे y³, ठीक है। बाहर है k और वहां है माइनस, मतलब -1, यानी कंपैरिजन करेंगे तो k की वैल्यू आपको मिल चुकी है -1, k की वैल्यू -1, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 के लिए। काफी अच्छा क्वेश्चन है ना, देखो ध्यान से। अगर आप इसका कोई छोटा तरीका सोच सकते हैं तो मुझे आप मैसेज करके बताना, व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। यहां पर क्वेश्चन नंबर 22 आपके पास आ गया है। इसमें हमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन दिया हुआ है जिसका हमें डेरिवेटिव निकालना है x के रिस्पेक्ट में। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम x की जगह पे tan थीटा पुट करेंगे, तो y क्या बन जाएगा, दिस विल बी tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan³ थीटा अपॉन 1 - 3 tan² थीटा, ठीक है। अब ये जो ब्रैकेट में आपको दिख रहा है बेटा, ये तो tan 3a का फॉर्मूला है, ठीक है। और आपके इस क्वेश्चन में x के ऊपर कोई इंटरवल गिवन नहीं है, मतलब इसको हम कंसीडर कर लेंगे कि भाई ये 3 थीटा जो है ना tan इनवर्स के प्रिंसिपल रेंज में ही है, मतलब इसको डायरेक्टली 3 थीटा लिख देंगे, तो y बन जाएगा 3 tan इनवर्स x। अब यहां से आप डेरिवेटिव करेंगे, dy/dx लिख लो, या y' लिख दिया मैंने, तो आपको ऐसे रिजल्ट मिल जाएगा 3/1 + x²। ऑप्शन बी को ध्यान से देखिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 हो गया है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 ये रहा बच्चों, यहां पर आपको y की वैल्यू दे रखी है इन टर्म्स ऑफ t, डबल डेरिवेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू t एट t = π/4। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, dy/dt लिखेंगे, दैट इज cos t, फिर से t के रिस्पेक्ट में दोनों तरफ डेरिवेटिव कर देंगे, तो ये तो बन जाएगा d2y/dt², और cos t का डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में माइनस sin t आ जाएगा, ठीक है। अब अपने डबल डेरिवेटिव में आप t की जगह पे π/4 पुट कर दो, जैसे ही इसमें π/4 पुट करोगे आपको मिलेगा -sin π/4, जिसका मतलब हो गया -1/√2, यानी ऑप्शन ए को देखिए, क्वेश्चन 23 का ऑप्शन ए सही हो गया, ठीक है बच्चों। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 24 हेयर। tan y दे रखा है और sin x दे रखा है, dy/dx निकालना है। सीधा सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना कैसे करेंगे। y को आप लिखो tan इनवर्स की फॉर्म में, तो tan इनवर्स 2t/1 - t², x आ जाएगा sin इनवर्स की फॉर्म में, यानी 2t/1 + t²। जिनको प्रॉपर्टीज आती हैं किसकी, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की, उनको पता होगा कि ये हो गया 2 tan इनवर्स t, ठीक है, और ये हो गया 2 tan इनवर्स t, समझे। 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला, 3 फॉर्मूले होते हैं, उनमें से 2 फॉर्मूले यहां पर बने हुए हैं, समझ गए। तो बेसिकली x की वैल्यू y के इक्वल आ गई,
ध्यान से देखिए, y इक्वल टू एक्स, काम आसान बना रहा हूं, ध्यान से देखिए बेटा, dy अपॉन dx की वैल्यू 1 आ जाएगी। आपका आंसर आ चुका है ऑप्शन सी को देखिए, 24 का ऑप्शन सी सही हो गया। इस क्वेश्चन की स्टार्टिंग में मैंने कहा, और आज के लेक्चर में पहले भी कह चुका हूं, और इससे पहले मैंने एमसीक्यू ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लेक्चर में भी कई बार कहा कि प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इंपॉर्टेंट हैं कैलकुलस के लिए, इसलिए आपको उनका ब्रीफ आइडिया जरूर लेना चाहिए। फिलहाल यहां पर देख लो, क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन सी सही हो गया है। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 25। पैरामीट्रिक फंक्शन के ऊपर बेस्ड ये क्वेश्चन है। x की वैल्यू दे रखी है cos t, y की वैल्यू दे रखी है log t। आपको डबल डेरिवेटिव निकालना है, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना है, फर्स्ट डेरिवेटिव का स्क्वायर करना है, दोनों को ऐड करके उसमें t की जगह π/2 पुट करना है। ठीक है, तो सॉल्यूशन शुरू करते हैं बेटा। सबसे पहले यहां से हम dx अपॉन dt निकालेंगे, दैट इज माइनस साइन t। फिर dy अपॉन dt भी निकाल लेंगे, दैट इज 1/t। यहां से dy अपॉन dx इजीली मिल जाएगा आपको। dy अपॉन dx क्या आएगा बेटा, इसे हम dx बाई dt से डिवाइड करेंगे, यानी 1 अपॉन t, और ये माइनस साइन t, यानी इस तरीके से। ध्यान से देखिए, समझे, dy अपॉन dt को dx बाई dt से डिवाइड करेंगे तो आपको dy अपॉन dx मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद इस फर्स्ट डेरिवेटिव में हम x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, तो ये बनेगा d2y अपॉन dx2। इस नेगेटिव को ध्यान रखना, ये बाहर लगा हुआ है। ठीक है, तो यहां पर मैं क्या करने वाला हूं, ध्यान से देखना, -1 अपॉन t साइन t का स्क्वायर ऐसे, इनटू डेरिवेटिव ऑफ t साइन t विद रेस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा आपका t बाहर, साइन t का करोगे तो cos t, एंगल t का dt बाय dx प्लस साइन t, और t का करोगे तो dt बाय dx। ठीक है बेटा, अब इसके बाद आपको dx बाय dt की हेल्प से यहां dt अपॉन dx की वैल्यू पुट करनी होगी, उसे भी करेंगे, थोड़ा सा वेट करिए, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका बन जाएगा 1 अपॉन, इसे हम लिख लेते हैं t स्क्वायर साइन स्क्वायर t। ठीक है बच्चों, इस पूरे ब्रैकेट में से dt अपॉन dx कॉमन ही ले लेंगे, यहां पर है t cos t और ये प्लस में साइन t। आप dt अपॉन dx कॉमन लेंगे और इसका उल्टा करके यहां पर वैल्यू पुट कर दो, यानी 1 अपॉन माइनस साइन t ऐसे। ठीक है, ये डबल डेरिवेटिव आ चुका है। डबल डेरिवेटिव प्लस फर्स्ट डेरिवेटिव का स्क्वायर एट t इक्वल टू π/2, आपको ये करना है। ठीक है, तो मैं काम करता हूं, सबसे पहले इसमें t की जगह π/2 पुट करते हैं, यानी फर्स्ट डेरिवेटिव में t की जगह π/2 पुट कर लेते हैं। तो साइन π/2 मतलब 1 हो जाएगा, यहां पर π/2 पुट करोगे तो कहने का मतलब dy अपॉन dx की वैल्यू क्या आ रही होगी बेटा, ये बनेगा -2 अपॉन पाई। आपको इसका स्क्वायर भी करना है ना, यहां पर देखो ध्यान से, तो ये बन जाएगा dy अपॉन dx का स्क्वायर, दैट इज 4 अपॉन पाई स्क्वायर। ठीक है, अब फिलहाल मुझे इसकी वैल्यू भी निकालनी होगी एट t इक्वल टू π/2। तो इस पूरे में हम π/2 पुट करने वाले हैं, इस पूरे एक्सप्रेशन में हम t की जगह π/2 पुट करने वाले हैं। ठीक है, ध्यान से देखना, यहां पर π/2 पुट करोगे यानी पाई स्क्वायर अपॉन 4 आएगा, उल्टा कर देंगे 4 अपॉन पाई स्क्वायर, साइन π/2 1 का स्क्वायर खत्म, यानी ये पूरा बन गया 4 अपॉन पाई स्क्वायर। याद रखना, ब्रैकेट वाले को भी सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो ये बना 4 अपॉन पाई स्क्वायर, ब्रैकेट के अंदर आते हैं, यहां π/2 पुट करोगे, cos π/2 0 होता है, खत्म कहानी, साइन π/2 1, यानी इनटू में 1 ही आएगा। ओके, मल्टीप्लाइड विद 1 अपॉन माइनस साइन t, यानी माइनस साइन π/2 यानी -1। ठीक है, कहने का मतलब डबल डेरिवेटिव की वैल्यू आ गई -4 अपॉन पाई स्क्वायर, और फर्स्ट डेरिवेटिव के स्क्वायर की वैल्यू है 4 अपॉन पाई स्क्वायर। अब जैसा कि आप अपने क्वेश्चन में देख रहे होंगे, आपको क्या करना था, डबल डेरिवेटिव प्लस फर्स्ट डेरिवेटिव का स्क्वायर एट t इक्वल टू π/2। तो बेटा इन दोनों को ऐड कर दो ना, इसे और इसे ऐड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 0। चेक करके देख लो। ठीक है, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 25 के लिए। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। ओके, अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 26। इसमें क्या बोला हुआ है बच्चों,
y की वैल्यू दे रखी है और ऑप्शंस में फर्स्ट डेरिवेटिव भी हैं और सेकंड डेरिवेटिव भी हैं। तो y cot इनवर्स x होगा, तो इसका डेरिवेटिव ये तो नहीं आएगा और ये भी नहीं आएगा, यानी ऑप्शन बी और डी में से ही कोई ठीक होगा। वैसे यहां dy/dx क्या आएगा? दिस विल बी -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी को देखने के लिए मुझे इसका डबल डेरिवेटिव निकालना ही पड़ेगा। ठीक है बेटा, तो ये हो जाएगा -नेगेटिव ऑफ दिस वैल्यू इंटू डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी ये 2x आएगा। इसको पूरा सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये बनेगा 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ऑप्शन सी को देखिए क्वेश्चन नंबर 26 में। ठीक है, डन। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ चलते हैं। सो नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन 27 में आपको डेरिवेटिव निकालना है इस फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू दिस फंक्शन। x के ऊपर आपको इंटरवल दिख रहा होगा बच्चों। ठीक है, कैसे करेंगे? इसे आप y मानो, इसे आप z मानो। ठीक है, ध्यान से देखना मैं कैसे कराऊंगा। अब यहां पर y और z दोनों फंक्शन को सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग सब्स्टिट्यूशन यूज करेंगे। मैं x की जगह पे cos थीटा पुट करने वाला हूं, ध्यान से सुनना। तो y क्या बनेगा? y विल बी इक्वल टू tan इनवर्स, अंडर रूट में आएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी अंडर रूट में साइन स्क्वायर थीटा। तो रूट लगा हुआ है यानी मॉड में साइन थीटा, नीचे कॉस थीटा। ठीक है, मॉड को हटाना है, इंटरवल दे रखा है उसकी हमें जरूरत पड़ेगी। तो इंटरवल क्या है बेटा? x के लिए इंटरवल है 0 से 1/√2, यही इंटरवल है। ठीक है, x हमने कॉस थीटा पुट किया था, यहां देखिए। तो यहां पर यह बन जाएगा 0 से लेकर 1/√2 फॉर कॉस थीटा। तो थीटा पे इंटरवल आ जाएगा π/4 से लेकर π/2। तो थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस के वैल्यू पॉजिटिव होते हैं। मॉड में अगर पॉजिटिव वैल्यू है तो मॉड के साइन को आराम से हटा सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर बेसिकली ये बन जाएगा tan इनवर्स ऑफ पॉजिटिव साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। मॉड वाला हट गया, साइन देख लो मॉड का। अब यहां से ये बन जाएगा tan इनवर्स ऑफ tan थीटा, और इसे आप डायरेक्टली थीटा लिख सकते हो क्योंकि एक फॉर्मूला है ना, tan इनवर्स ऑफ tan x इक्वल टू x कब होता है? जब x tan इनवर्स के प्रिंसिपल रेंज में हो। यहां पर x का काम थीटा कर रहा है, थीटा का आप इंटरवल चेक कर लो। समझ गए? दिस इंटरवल इज बेसिकली अ सबसेट ऑफ द इंटरवल ऑफ रेंज ऑफ tan इनवर्स फंक्शन। सो दैट मीन्स y सिंप्लीफाई होकर आपको मिल चुका है थीटा के इक्वल। z वाले फंक्शन को भी देखेंगे, यानी इसको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये क्या बनेगा? z इक्वल टू कॉस इनवर्स 2x, x मतलब कॉस थीटा, अंडर रूट में है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी अंडर रूट में आएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी अंडर रूट में आएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो बेसिकली अंडर रूट का साइन हटाओगे तो आपको मिलेगा मॉड में साइन थीटा। और इस मॉड को हम कैसे हटाएंगे इसके बारे में मैंने अभी आपसे डिस्कशन किया है। तो ये हो जाएगा 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो फाइनली आपको मिलेगा कॉस इनवर्स और ये है आपका साइन 2 थीटा। ठीक है बेटा, इसे हम लिख सकते हैं π/2 माइनस साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा। समझे फॉर्मूला कौन सा? साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। इस फॉर्मूले से मैंने कॉस इनवर्स साइन 2 थीटा को ऐसे लिखा है, ध्यान से देखिए। अब ये करने के पीछे रीजन है। क्या रीजन है? कि अब यहां पर जो फॉर्मूला मैं लगाने वाला हूं वो ये वाला फॉर्मूला टॉप में लिख रहा हूं, ध्यान से देखिए। साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स को x कब लिखेंगे? जब x साइन इनवर्स के प्रिंसिपल रेंज में हो। इस फॉर्मूले से कंपेयर करोगे इसको तो 2 थीटा साइन इनवर्स के प्रिंसिपल रेंज में होना चाहिए, यानी -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल में होना चाहिए। थीटा का इंटरवल ये रहा, 2 थीटा का इंटरवल क्या बनेगा बेटा? देखो ध्यान से, ये हो जाएगा π/2 और ये हो जाएगा 2 थीटा और ये हो जाएगा पाई, यानी 2 थीटा का इंटरवल साइन इनवर्स के प्रिंसिपल रेंज के हिसाब से नहीं है। तो आप इसे सिंप्लीफाई करके साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा को 2 थीटा नहीं लिख सकते। बात समझ आई? ठीक है, दैट मीन्स साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा को डायरेक्टली हम 2 थीटा नहीं लिख सकते,
बिकॉज 2 थीटा साइन इनवर्स के प्रिंसिपल रेंज में नहीं है। आप यहां पर इंटरवल देखिए, तो मतलब इंटरवल में आपको लेकर आना पड़ेगा, एंगल 2 थीटा को कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे कन्वर्ट करेंगे, ध्यान से देखना बेटा। इस पूरे में से आप पाई सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये बन जाएगा -π/2, ये बनेगा 2 थीटा माइनस पाई, और ये हो जाएगा 0। पूरे को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन यू विल गेट लाइक दिस। ठीक है, यानी π-2 थीटा अब साइन इनवर्स के प्रिंसिपल रेंज का एक हिस्सा है, एक सबसेट है। तो साइन 2 थीटा को हम साइन π-2 थीटा लिख सकते हैं या नहीं? क्लास 11th की ट्रिग्नोमेट्री के बारे में सोचो, आपको समझ में आ जाएगा। समझे? यानी ये हो जाएगा π/2 माइनस साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा को हम लिखेंगे साइन π-2 थीटा। ठीक है बेटा, और अब π-2 थीटा इस इंटरवल में है, विच इज अ सबसेट ऑफ दिस इंटरवल, जो कि साइन इनवर्स का प्रिंसिपल रेंज है। इसका मतलब साइन इनवर्स ऑफ साइन दिस एंगल कैन बी रिटन एज π-2 थीटा। आगे π/2 भी है, उसका भी ध्यान रखना। और ये पूरा z के इक्वल चल रहा था, सो फाइनली आपको z मिलेगा π/2 माइनस ऑफ π-2 थीटा। सिंप्लीफाई करेंगे -π/2 प्लस 2 थीटा आ जाएगा। ठीक है, z की वैल्यू आ चुकी है इन टर्म्स ऑफ थीटा, y की वैल्यू आ चुकी है इन टर्म्स ऑफ थीटा। आपको निकालना है dy/dz। इस फंक्शन का डेरिवेटिव करना है इसके रेस्पेक्ट में। इसे आपने y माना, इसे आपने z माना, तो dy/dz ही तो निकलेगा। तो शुरू करते हैं बेटा। सबसे पहले हम y की इस वैल्यू को यूज करेंगे, dy/d थीटा लिखेंगे, और फिर z की इस वैल्यू को यूज करेंगे, dz/d थीटा लिखेंगे। सो लेट मी राइट हियर सेपरेटली। dy/d थीटा डायरेक्टली 1 आ जाएगा, ध्यान से देखो, क्योंकि y इज इक्वल टू थीटा है। फिर यहां पर dz/d थीटा की वैल्यू क्या आएगी, ये 2 आ जाएगी। ठीक है, देख लो ध्यान से। अब इसके बाद हम dy/dz निकालना चाहते हैं, तो dy/dz निकालने के लिए यू विल हैव टू डिवाइड दिस बाय dz/d थीटा। मतलब आपका फाइनली आंसर आ जाएगा हाफ। हाफ का मतलब ऑप्शन ए को आप चेक करें, क्वेश्चन 27 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। वैसे इस क्वेश्चन का आंसर क्या -हाफ भी हो सकता है? आप सोच कर देखना, अगर आप इस क्वेश्चन में x की जगह साइन थीटा पुट करेंगे तो आपका रिजल्ट क्या आएगा? क्या आपका आंसर -हाफ आ जाएगा? मुझे कमेंट करके जवाब देना। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 28। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 28। इट इज अगेन बेस्ड ऑन पैरामीट्रिक फंक्शन। dy/dx दे रखा है, आपको अल्फा प्लस बीटा निकालना है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, कैसे करेंगे ध्यान से देखना। आपको x² प्लस y² की वैल्यू दे रखी है इन टर्म्स ऑफ t, फिर इसकी वैल्यू भी दे रखी है इन टर्म्स ऑफ t। तो सबसे पहले आप इसमें दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो। व्हेन यू टेक स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो ये बन जाएगा x⁴ प्लस y⁴ प्लस 2x² y²। नाउ दैट इज इक्वल टू t² प्लस 1/t² माइनस 2। चेक करिए, इसकी वैल्यू क्वेश्चन में ऑलरेडी आपको दे रखी है। जब ये वैल्यू यहां पर पुट करेंगे तो ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, यानी फाइनली आपको मिलेगा 2x² y² इज इक्वल टू -2, विच कैन बी रिटन एज y² इज इक्वल टू -1/x²। ध्यान से देखिए, 2 कैंसिल होगा और मैंने x² को डिनोमिनेटर में भेज दिया। इसे हम डिफरेंशिएट करेंगे x के रेस्पेक्ट में, तो ये बनेगा 2y इंटू dy/dx। यहां पर है -1/x², यानी -2/x⁻³ ऐसे आ जाएगा, विच कैन बी रिटन एज 2/x³। तो फाइनली यहां से dy/dx क्या आएगा बेटा? इट विल बी 1/y⁵। ठीक है, अब इसे हम कंपेयर करेंगे इसके साथ में। तो यहां से कंपैरिजन करने के लिए मैं लिख लेता हूं x⁴ और यह है y की पावर में बीटा। तो एक बार चेक करिए अल्फा की वैल्यू क्या आएगी और बीटा की वैल्यू क्या आएगी। सो अल्फा इज कमिंग आउट टू बी 3 एंड देन बीटा इज कमिंग आउट टू बी 1। आपको निकालना है अल्फा प्लस बीटा, यानी 3 + 1 यानी 4। यहां पर आप लिख लो। ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 28 के लिए। अगर आप इसमें dx/dt
dy बाई dt ऐसे करके सॉल्व करना चाहते हो तो कितनी जल्दी सॉल्व होगा और सॉल्व कर पाओगे या नहीं, एक बार देख के मुझे बताना, कमेंट करना, ठीक है। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 में। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 29, अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन। आप इसमें dx बाई dt dy बाई dt ऐसे कर सकते हो, लेकिन काफी लेंदी हो जाएगा। मैं कैसे करूंगा ध्यान से देखना। डायरेक्टली x और y को मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ a साइन इनवर्स t इंटू अंडर रूट ऑफ a कॉस इनवर्स t। इसे हम लिख सकते हैं a साइन इनवर्स t इंटू a कॉस इनवर्स t और पूरे का अंडर रूट, ठीक है। यहां पर रूट के अंदर बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, यानी पावर में आएगा साइन इनवर्स टी प्लस कॉस इनवर्स टी, जिसे हम पाई बाई 2 लिख सकते हैं। अब ये अंडर रूट में जो भी तुम्हें दिख रहा है ना, ये पूरा कांस्टेंट हो गया। कहने का मतलब आपको मिला x इंटू वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। चेक करो, अगर आप समझ गए हो तो बढ़िया, नहीं तो मैं फॉर्मूला साइड में लिख रहा हूं। ध्यान से देखो, मैंने क्या बोला कि यहां पर रूल ऑफ एक्सपोनेंट लगाओगे, बेस सेम है, मल्टीप्लीकेशन हो रहा है तो पावर ऐड हो जाएंगी। पावर ऐड होकर क्या मिलेगा, साइन इनवर्स टी प्लस कॉस इनवर्स टी, और ये रहा फॉर्मूला। तो एक ही पावर में पाई बाई 2 आ जाएगा, रूट तो लगा ही हुआ है। यानी फाइनली आपको मिला एक्स वाई इज इक्वल टू अ कॉन्स्टेंट। अब ऐसे कांस्टेंट लिखने की जरूरत नहीं है, जैसा है वैसा ही लिख दो, मतलब a की पावर पाई बाई 2 पूरे का अंडर रूट, या फिर a की पावर पाई बाई 4 भी लिख के दिखा सकते हो ऐसे। मेरा मतलब ये है कि x इंटू वाई एक कांस्टेंट आ जाएगा। अब यहां से डेरिवेटिव हम करेंगे तो x बाहर, y का y डैश, y ये रहा x का 1 और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। दैट मीन्स dy अपॉन dx के लिए आंसर आएगा माइनस y अपॉन x। माइनस y अपॉन x इज देयर इन फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। अगर आप इसमें पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन से सॉल्व करोगे तो कितनी जल्दी सॉल्व होगा, करके देख लेना, पता चल जाएगा। और कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी उसे भी देखना एक बार। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 30। इट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन पैरामीट्रिक फंक्शन। पैरामीटर क्या दिया हुआ है इसमें, पैरामीटर थीटा है, dy अपॉन dx निकालना है इन टर्म्स ऑफ टेन या कोटेंजेंट, इस तरीके से आपको ऑप्शंस में दिख रहा होगा। यहां पर मैं dx बाई डी थीटा निकालूंगा और फिर dy बाई डी थीटा निकालूंगा। इफ यू थिंक कि हम कहां पर पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन यूज करेंगे और कहां पर पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन यूज नहीं करेंगे, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने पैरामीट्रिक फंक्शन होते हुए भी पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन यूज नहीं किया, तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि हमको कैसे पता चलेगा, वेल इट डिपेंड्स ऑन द मेरिट ऑफ क्वेश्चन। ऑप्शन के हिसाब से भी आपको सोचना पड़ेगा, तो यहां पर आपको पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन यूज करना ही पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं। dx बाई डी थीटा क्या आएगा, ये बनेगा -2 साइन थीटा, इसमें करोगे तो ये पॉजिटिव साइन 2 थीटा और एंगल में से भी 2 आएगा। फिर dy अपॉन डी थीटा करेंगे, ये बनेगा 2 कॉस थीटा -2 कॉस 2 थीटा। dy अपॉन dx निकालने के लिए वी विल डिवाइड dy बाई डी थीटा विद dx बाई डी थीटा, एंड व्हेन यू डू दैट टेक 2 कॉमन ऑल्सो, तो आपको मिलेगा कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2 साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा। ध्यान से देखना बेटा, हमने वैल्यूज पुट की हैं dy अपॉन डी थीटा की और dx अपॉन डी थीटा की, 2 कॉमन भी लिया है। यहां पर ये 2 कैंसिल हो जाएगा। जो भी चीज तुम्हें यहां पर बची हुई दिखेगी वो आपके ऑप्शंस में नहीं है, मतलब अभी आपको सिंप्लीफाई करना होगा। ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले यूज करेंगे क्लास 11th वाले। इसमें यूज होगा cos c माइनस cos d का फॉर्मूला, विच इज -2 साइन c प्लस d अपॉन 2 थीटा प्लस 2 थीटा अपॉन 2, यानी 3 थीटा अपॉन 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2 थीटा माइनस 2 थीटा अपॉन 2, यानी माइनस थीटा अपॉन 2। ठीक है, नीचे आ जाओ। इसमें होगा साइन c माइनस साइन d, दैट इज 2 cos c प्लस d अपॉन 2, यानी 3 थीटा अपॉन 2 इंटू साइन c माइनस d अपॉन 2, यानी थीटा बाई 2। ठीक है, यहां पर 2 कैंसिल हो जाएगा। साइन ऑफ माइनस थीटा बाई 2 में से नेगेटिव को बाहर निकालोगे तो ये बचेगा साइन थीटा बाई 2। बाहर वाला साइन थीटा बाई 2 जो नीचे है वो कट जाएगा, ये जो नेगेटिव है ये पॉजिटिव हो जाएगा, यानी फाइनली आपको मिलेगा साइन
3 थीटा बाई 2 अपॉन कॉस 3 थीटा बाई 2। ध्यान से देखो मैंने क्या बताया, मैंने कहा कि ये जो साइन माइनस थीटा बाई 2 है इसे आप ऐसे लिखो, तो ये साइन थीटा बाई 2 नीचे वाले को काट देगा, ये नेगेटिव इसको पॉजिटिव बना देगा, 2 तो पहले ही कट गया था, साइन 3 थीटा बाई 2 अपॉन कॉस 3 थीटा बाई 2 बचेगा, मैंने वही लिखा हुआ है, साइन अपॉन कॉस यानी टेंजेंट ऑफ 3 थीटा बाई 2 आ जाएगा। ऑप्शन बी को चेक करिए, क्वेश्चन 30 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, समझ आ रहा है। क्वेश्चन 31 को लेते हैं। क्वेश्चन 31 ये रहा बच्चों, इट इज अगेन बेस्ड ऑन पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन। ठीक है, पैरामीट्रिक फंक्शन है आपके पास, x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ पैरामीटर t है, y की वैल्यू भी इन टर्म्स ऑफ पैरामीटर t है, लेकिन आपको डबल डेरिवेटिव निकालना है जब t की वैल्यू 0 हो। मैं कैसे करूंगा, ध्यान से देखना बच्चों, यहां पर आप x अपॉन a निकालो, दैट विल बी साइन pt, फिर y अपॉन b निकालो, ये ऐसे आ जाएगा। ठीक है, दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दो, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा मतलब पीटी, एंगल सेम है तो वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, अब यहां से डेरिवेटिव शुरू करो, तो ये क्या बनेगा, दिस विल बी 2x अपॉन ए स्क्वायर प्लस 2y इंटू वाई डैश अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 0, साइड चेंज करेंगे तो y इंटू वाई डैश अपॉन बी स्क्वायर विल बी इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन ए स्क्वायर। एक बार चेक करिए, साइड चेंज करेंगे तो 2 कैंसिल भी कर दिया है मैंने और ये उधर जाके नेगेटिव हो गया है। ठीक है, यहां से हम y इंटू वाई डैश की वैल्यू निकालेंगे, सो दिस विल बी माइनस बी स्क्वायर एक्स अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है बेटा, ये y वाई डैश की वैल्यू आएगी, आप इस y को यहां से RHS में भेज सकते हो, मतलब नीचे आ जाएगा ऐसे, ये वाई डैश की वैल्यू है। हमें निकालना है डबल डेरिवेटिव एट t इक्वल टू 0, तो t का भी रोल आएगा लेकिन पहले डबल डेरिवेटिव भी निकालना होगा। यहां से फिर से इसको वही लिखो जो ये था, यानी y इंटू वाई डैश इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू एक्स। अब यहां पर x के रेस्पेक्ट में फिर से डेरिवेटिव करो, तो ये क्या बनेगा, y इंटू वाई डबल डैश प्लस वाई डैश इंटू वाई डैश, RHS वाला माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर ही बचेगा क्योंकि x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा। इस पूरे एक्सप्रेशन में आपको सिर्फ y डबल डैश की वैल्यू निकालनी है जब t इक्वल टू 0 हो। तो इसके लिए हमें यहां पर क्या क्या काम करना पड़ेगा, देखो ध्यान से, y इंटू वाई डबल डैश इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई डैश का स्क्वायर, देखो इसे उठा के आप RHS में ले जाओ तो माइनस वाई डैश का स्क्वायर होगा, वाई डैश ये रहा बेटा, तो ये बन जाएगा माइनस बी स्क्वायर एक्स अपॉन ए स्क्वायर वाई इसका स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं, जब t की जगह 0 होगा, एट t इक्वल टू 0, जब t 0 होगा तो x क्या आएगा, x की वैल्यू 0 आ रही है, ध्यान से देखिए, यहां t की जगह 0 पुट करेंगे, ये बनेगा a इंटू साइन 0, साइन 0 0 होता है मतलब x की वैल्यू 0 हो जाएगी। ऐसे ही जब यहां पर t की जगह 0 पुट करेंगे तो ये बनेगा b इंटू कॉस 0, कॉस 0 1 होता है मतलब ये हो जाएगा b इंटू 1 यानी सिर्फ b। कहने का मतलब जब t 0 है तो x की और y की वैल्यू ऐसे आएंगी। अब इन वैल्यूज को हम यहां पर यूज करेंगे, समझे, तो चलिए शुरू करते हैं। y की जगह पर b और x की जगह पे 0 यहां पर पुट कर रहा हूं मैं। ठीक है, और ये पूरा एक्सप्रेशन तो है ही मेरे पास अभी, दिस इज माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस, अब देखना x की जगह तुम्हें 0 पुट करना है ना, तो इस ब्रैकेट में x की जगह 0 पुट करोगे, y की जगह b पुट करोगे, ये पूरा ब्रैकेट 0 हो जाएगा। कहने का मतलब आप इसमें से 0 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर रहे हो जिसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो फाइनली y डबल डैश की वैल्यू क्या आ रही है, y डबल डैश इज कमिंग आउट टू बी माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर, माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर ऑप्शन ए में है। क्वेश्चन 31 का ऑप्शन ए सही हो गया। सॉल्यूशन को ध्यान से देखिए और ये सोचने की कोशिश करो कि अगर इसमें हम पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन का यूज करते तो क्या हम अपना सॉल्यूशन जल्दी कर पाते,
यानी dx बाई dt, dy बाई dt ऐसे करते तो क्या सॉल्यूशन जल्दी होता, या मैंने जो किया है उसमें सॉल्यूशन जल्दी हुआ है? ठीक है, करके देखना और मुझे कमेंट करके बताना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 32। अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन, छोटा सा है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। डबल डेरिवेटिव एंड फर्स्ट डेरिवेटिव दोनों निकालने हैं। तो यहां पर e टू द पावर y के लिए सबसे पहले आप ये लिखो। इसमें अगर आप log लेंगे तो log ऑफ दिस फंक्शन विल बी इक्वल टू log ऑफ 1 ओवर x प्लस 1। इसे आप y लिख सकते हैं, फिर log ऑफ e रहेगा वो 1 हो जाएगा, और इसमें आप log की प्रॉपर्टी लगा दो तो ये आपको ऐसे मिल जाएगा। तो y का एक सिंपल आंसर तो आ चुका है, मतलब एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में फंक्शन जनरेट हो चुका है, जिसमें हम y डैश करेंगे तो बाहर नेगेटिव है याद रखना, तो -1 अपॉन x प्लस 1, बस ये आएगा। ये तो फर्स्ट डेरिवेटिव हुआ। अब हमें सेकंड डेरिवेटिव भी करना होगा, तो इसमें सेकंड डेरिवेटिव करेंगे तो ये हो जाएगा नेगेटिव ऑफ नेगेटिव यानी पॉजिटिव 1 ओवर x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, आपको इस रिजल्ट के साथ कंपेयर करके फिर k की वैल्यू बतानी है। तो बेसिकली आप इसे रीराइट करो, आप इसे ऐसे लिख सकते हो या नहीं, ध्यान से देखो। लिख तो सकते हैं, देख लो एक बार। ठीक है, अब इसके बाद y डबल डैश क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू y डैश का स्क्वायर। तो इसे इसके साथ कंपेयर करो, y डबल डैश मतलब d2y अपॉन dx टू y डैश यानी dy अपॉन dx, कंपैरिजन कर लो। k की वैल्यू आपको समझ में आ गई होगी कि 2 आएगी, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा क्वेश्चन 32 के लिए। ठीक है, लेट्स नाउ टेक क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन 33 ये रहा बच्चों। y की वैल्यू दे रखी है साइन इनवर्स x, और इस एक्सप्रेशन की वैल्यू आपको निकालनी है। स्पॉन्टेनियस क्वेश्चन है, मतलब बड़े आराम से सॉल्व हो जाएगा। आप डेरिवेटिव करेंगे तो ऐसे आएगा डेरिवेटिव, फिर यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई डैश इक्वल टू 1 रहेगा। आप फिर से डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ पर लगेगा प्रोडक्ट रूल ऑफ डेरिवेटिव, ये वाई डबल डैश बनेगा, फिर ये वाई डैश, रूट वाले का डेरिवेटिव करेंगे, ब्रैकेट लगाओ 1 अपॉन 2 √1 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट के अंदर वाले का करेंगे तो 0 माइनस 2x यानी -2x आएगा। RHS में 1 है जिसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, ये 2 तो कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद आप LCM लेंगे तो आपको मिलेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई डबल डैश माइनस एक्स इंटू वाई डैश अपॉन √ वाला क्रॉस मल्टीप्लाई करके भगा देना उसे, ये फाइनली ऐसा आ जाएगा। अब जरा इसे कंपेयर करो, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डबल डेरिवेटिव माइनस एक्स इंटू फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0, यानी ऑप्शन ए सही हो गया क्वेश्चन 33 का। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 34 वेरी सिंपल क्वेश्चन, प्रॉपर्टी की हेल्प से करोगे तो वेरी सिंपल, अदरवाइज कर लेना जैसे मन करे वैसे। इसे हम कॉट इनवर्स की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ये बन जाएगा इस तरीके से। ठीक है, फिर प्रॉपर्टी ये लगेगी tan इनवर्स x प्लस कोटेंजेंट इनवर्स x π/2 होता है, यानी tan इनवर्स और कॉट इनवर्स दोनों का इनपुट सेम हो और दोनों को ऐड कर रहे हो तो π/2 मिलेगा। ये है tan इनवर्स का इनपुट, और इसे हम कॉट इनवर्स की फॉर्म में लिखेंगे तो इस इनपुट को देखो x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1, वही चीज यहां पर है। यानी प्रैक्टिकली आप डेरिवेटिव निकाल किसका रहे हो, तो π/2 का, विच इज कांस्टेंट, मतलब डेरिवेटिव 0, यानी ऑप्शन डी। ये π/2 इस फॉर्मूले की हेल्प से लिखा मैंने, समझे, तो कांस्टेंट आ गया जिसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा क्वेश्चन 34 के लिए। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 35 को देखते हैं। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 35। यहां पर ये फंक्शन दिया हुआ है y के इक्वल और dy अपॉन dx निकालना है। log की प्रॉपर्टी यूज करेंगे, कैसे होगा ध्यान से देखना। log ऑफ m रेज टू द पावर n क्या होता है, ऐसे। ठीक है, दूसरी बात, अगर आपको log m की वैल्यू निकालनी है, बेस भी m है तो ये 1 हो जाता है बेटा। बस इन दोनों का हम यहां पर यूज करेंगे। y को हम लिखेंगे हाफ log ऑफ साइन x, बेस भी है साइन x, समझे। ये हाफ कहां से आया, अंडर रूट को देखो, अंडर रूट मतलब पावर में हाफ, तो पहले पावर वाली प्रॉपर्टी लगा ली तो ये ऐसे हो गया।
अब log ऑफ sin x ऑन बेस sin x, log ऑफ एनीथिंग ऑन द सेम बेस, वैल्यू 1, मतलब ये हो जाएगा हाफ इंटू 1 यानी हाफ। y अगर हाफ है मतलब कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव 0 आएगा, मतलब ऑप्शन ए में आपको 0 दिख रहा होगा। क्वेश्चन 35 सॉल्व हो चुका है। ठीक है, क्वेश्चन 36 को कैसे करेंगे? आपको डेरिवेटिव निकालनी है फंक्शन की एट x इक्वल्स टू। फंक्शन को सबसे पहले रिडिफाइन कर लो बेटा, मॉडुलस फंक्शन है ना, इसको रिडिफाइन कर लेते हैं। इसका कॉर्नर पॉइंट 5 आएगा, यानी इसको हम लिखेंगे x माइनस 5 के इक्वल अगर x इस कंडीशन को फॉलो करेगा, और इसे हम लिखेंगे नेगेटिव ऑफ x माइनस 5 विच इज एक्चुअली 5 माइनस x जब x इस कंडीशन को फॉलो करेगा। अब यहां से आप डेरिवेटिव करेंगे तो f डैश x की वैल्यू क्या आएगी? 1 या -1 कंडीशंस के हिसाब से। इस कंडीशन में डेरिवेटिव 1 और इस कंडीशन में डेरिवेटिव -1। आपको 2 पे निकालना है डेरिवेटिव, तो कंडीशन कौन सी फॉलो हो रही है? ये वाली, 2 5 से छोटा होता है तो डेरिवेटिव की वैल्यू -1 आएगी, यानी ऑप्शन सी को देखिए, क्वेश्चन 36 का ऑप्शन सी सही हो गया। ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन कंसेप्चुअल है। क्वेश्चन 37 को लेते हैं बेटा। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 37। हमें यहां पर इस फंक्शन का डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले इस फंक्शन को हम y मानेंगे और इसे हम z मान लेंगे। अब इसके बाद आपका क्वेश्चन कैसा दिखेगा? ये हो जाएगा साइन स्क्वायर z। ध्यान से देखो, जो एंगल में एक्स स्क्वायर है वही तो z के इक्वल है, तो ये बन गया साइन स्क्वायर ऑफ z। अब हमें dy अपॉन dz निकालना है, क्योंकि आपसे बोला गया है इस फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू इस फंक्शन के। तो इसको हमने y माना, इसको z माना, मतलब dy अपॉन dz निकालेंगे। तो यहां पर आप डेरिवेटिव शुरू करिए, ये हो जाएगा 2 साइन z इंटू कॉस z, और z का z के रेस्पेक्ट में करोगे तो 1 आएगा। ये बन जाएगा साइन ट्वाइस ऑफ z। अब z का मतलब था एक्स स्क्वायर, यानी साइन 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर। ऑप्शन सी सही हो गया क्वेश्चन 37 के लिए। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन 38 इज बेस्ड ऑन कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। इसमें आपको fx दे रखा है, डेरिवेटिव निकालना है f ऑफ fx। तो बेसिकली इसका मतलब क्या है? मैंने इसे क्या पढ़ा? मैंने कहा f ऑफ fx ऐसे। अब fx का मतलब है x प्लस 1, यहां पर देख लो। तो आपके फंक्शन fx में अब आपको x की जगह पे x प्लस 1 डालना है, तो ये बन जाएगा x प्लस 1 प्लस 1 दैट इज x प्लस 2। आपका मन करे तो सिंप्लीफाई कर लो। अब इसका डेरिवेटिव आपको लेना है d बाई डी एक्स ऑफ f ऑफ fx। इसका डेरिवेटिव मीन्स यू हैव टू डिफरेंशिएट x प्लस 2 विद रिस्पेक्ट टू x। डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा क्वेश्चन 38 के लिए। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में आया भी हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन 38 के बाद क्वेश्चन 39 को सॉल्व करते हैं। अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू। डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकालना है इस फंक्शन का, अगर fx दे रखा है ln of x। इस फंक्शन को हम y मान लेंगे। नाउ दिस क्वेश्चन वाज देयर इन अल्फा टेस्ट सीरीज आल्सो ऑफ कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी टॉपिक। कुछ दिन पहले ही मैंने चैनल पे डाला है, अगर आपने नहीं देखा है तो जाके लेक्चर को देख लेना। मैंने इस फंक्शन को y मान लिया, मुझे इसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट यानी डेरिवेटिव निकालना है, प्रोवाइडेड fx की वैल्यू ये दे रखी है। तो कैसे होगा? y ऊपर लिखा है मैंने, डेरिवेटिव शुरू कर दो x के रेस्पेक्ट में, dy अपॉन dx। इसका डेरिवेटिव हो जाएगा f डैश ऑफ ln x, फिर ln x का करोगे तो 1 अपॉन x। इस एक्सप्रेशन की वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो इसको देखो ध्यान से, इसमें डेरिवेटिव करोगे तो f डैश x बन जाएगा 1 अपॉन x। अब इसमें आप x की जगह पर ln x पुट करिए। जैसे आप ये काम करेंगे यू विल हैव f डैश ln ऑफ x इज इक्वल टू 1 ओवर ln ऑफ x। समझे? तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा? 1 अपॉन ln ऑफ x इंटू 1 अपॉन x means finally it is like this. We don't have any option. हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, ऐसे लिख लेते हैं। और अब चेक करो कौन से वाला ऑप्शन है,
वी हैव फर्स्ट ऑप्शन, 39th का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ध्यान से देखिए, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन 40 को देखते हैं। नाउ वी हैव क्वेश्चन 40। एफ एक्स दे रखा है इस तरीके से, आपको वैल्यू निकालनी है डेरिवेटिव के जब एक्स की जगह पर ई पुट करेंगे, एफ डैश ई। तो डेरिवेटिव निकालिए, उसमें एक्स की जगह पर ई पुट कर देंगे। तो सबसे पहले इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं, यानी एफ डैश एक्स क्या आएगा, 1/2 टाइम्स अंडर रूट वाला सेम, यानी x इंटू लॉग ऑफ एक्स ऑन द बेस ई। फिर चेन रूल से रूट के अंदर वाले का भी डेरिवेटिव होगा, x बाहर log x का 1/x प्लस log ऑफ x ऑन द बेस ऑफ e और x का डेरिवेटिव 1। इस तरीके से आ जाएगा। आप चाहो तो सिंप्लीफाई कर लो, मैं नहीं कर रहा। डेरिवेटिव में डायरेक्टली x की जगह पे e पुट कर दो, तो ये बन जाएगा f डैश e 1/2 अंडर रूट में e, ये बनेगा log ऑफ e ऑन द बेस e, जिसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो डायरेक्टली 1 लिखो, ये तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो 1 प्लस log e ऑन द बेस e यानी 1, ये ब्रैकेट 2 देगा, नीचे भी 2 है, 2 कैंसिल हो जाएगा। फाइनली आपके पास रिजल्ट आएगा 1/√e, 1/√e, यानी ऑप्शन डी में आप देख सकते हो क्वेश्चन 40 का ऑप्शन डी सही हो गया। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन 41 में हमें यह फंक्शन दिया हुआ है और आपको dy/dx की वैल्यू निकालनी है ऑप्शंस के हिसाब से। कैसे करेंगे बेटा, तो यहां पर अगर मैं डायरेक्टली डिफरेंशिएशन शुरू कर दूं, सो इट विल बी e⁻y इंटू एक्स प्लस 1 का डेरिवेटिव 1 + 0, यानी डायरेक्टली 1 लिख दो, प्लस x + 1 e⁻y का डेरिवेटिव सेम रहेगा और पावर का डेरिवेटिव करेंगे तो y डैश आएगा। नाउ दैट इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ 1 विच विल बी 0। ठीक है, इस पूरे में से आप e⁻y कॉमन ले सकते हैं, तो अंदर यहां पर 1 बचेगा, यहां पर x + 1 इंटू y डैश, नाउ दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो फाइनली e⁻y को 0 के नीचे भेज देंगे हम लोग, तो हमें y डैश की वैल्यू क्या मिल जाएगी, तो हमें y डैश मिलेगा, ये 1 उधर जाएगा, यानी -1 अपॉन x + 1। एक बार चेक करिए। ठीक है, अब ऐसा आपके किसी भी ऑप्शन में नहीं है, बट डोंट वरी, इसको देखना, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, चेक करो, यानी 1/x + 1 के लिए हम e⁻y लिख सकते हैं, 1/x + 1 के लिए e⁻y लिख सकते हैं। तो एक बार चेक करिए y डैश की वैल्यू क्या आ गई है, -e⁻y, ये रहा। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा क्वेश्चन 41 के लिए। ठीक है, क्वेश्चन काफी छोटा है लेकिन ट्रिकी है। क्वेश्चन नंबर 42 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 में क्या है बेटा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिया हुआ है, f(x) ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। आपसे पूछा हुआ है कि ये किस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस होगा। कंसेप्ट सिंपल सा है, ध्यान से सुनना। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन किसी भी इंटीग्रल पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस होगा और किसी भी नॉन इंटीग्रल पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस होगा। तो यहां पर ये 4 इंटीजर है, ये भी इंटीजर है और ये भी इंटीजर है, यानी ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी में जो भी पॉइंट्स हैं इन पे तो ये पक्का डिसकंटिन्यूअस होगा। ऑप्शन सी में 1.5 है जो कि नॉन इंटीजर है और इस पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पक्का कॉन्टिन्यूअस होगा, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा क्वेश्चन 42 के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 को लिखते हैं। क्वेश्चन 43 में क्या दे रखा है बेटा, y² इंटू 2 - x इज इक्वल टू x³ आपको डेरिवेटिव निकालना है एट x = 1 एंड y = 1। यहां पर देखो 1,1, यानी x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 1 होगी, तो dy/dx क्या होगा, आपसे ये पूछा हुआ है। कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। यहां पर y² इज इक्वल टू x³ अपॉन 2 - x, पहले तो ऐसे लिख लो। अब यहां पर हम लगाएंगे क्वोशिएंट रूल ऑफ डेरिवेटिव। y² का डेरिवेटिव हो जाएगा 2y इंटू y डैश, RHS में लगाना पड़ेगा क्वोशिएंट रूल ऑफ डेरिवेटिव, यानी ये होगा 2 - x का होल स्क्वायर, फिर 2 - x सेम, x³ का डेरिवेटिव करोगे तो 3x² आएगा, फिर आप -x³ और 2 - x का डेरिवेटिव करोगे तो -1 आएगा। ठीक है, इस पूरे एक्सप्रेशन में से आपको सिर्फ y डैश की वैल्यू निकालनी है, कब, जब 1,1 यानी x की वैल्यू 1 हो और y की वैल्यू भी 1 हो। ठीक है,
तो इस पूरे एक्सप्रेशन में x की जगह 1 और y की जगह 1 पुट कर देंगे, देखते हैं क्या होता है। तो ये आपका हो जाएगा 2 इंटू 1 इंटू वाई डैश इज इक्वल टू, नीचे होगा 2 माइनस 1 यानी 1 का स्क्वायर, तो ये 1 ही रह जाएगा। ऊपर आते हैं 2 माइनस 1 यानी 1 इंटू 3 इंटू 1 का स्क्वायर, तो वो सिर्फ 3 ही रह जाएगा, माइनस ऑफ माइनस एक्स क्यूब यानी प्लस एक्स क्यूब, एक्स की जगह 1 डालना है यानी प्लस 1 क्यूब। तो फाइनली आपको मिल रहा होगा RHS में 3 + 1 यानी 4, ये वैल्यू आई है 2 टाइम्स वाई डैश की, तो वाई डैश आ जाएगा 4/2 यानी 2 का मतलब ये हुआ ऑप्शन ए को चेक करिए, क्वेश्चन 43 का ऑप्शन ए सही हो गया। ठीक है बेटा, नाउ लेट्स टेक क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन 44 ये रहा बच्चों, इसमें हम क्या करेंगे, आपको y दिया हुआ है e⁻⁻x, डबल डेरिवेटिव निकालना है। ऑप्शंस को एनालाइज करिए, इसके हिसाब से आपको डबल डेरिवेटिव निकालना होगा। तो यहां पर हम y डैश निकालेंगे, ये बनेगा e⁻⁻x और पावर में से आएगा डेरिवेटिव -1, माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1 हो जाएगा। अब फिर से इसका डेरिवेटिव करेंगे x के रेस्पेक्ट में ही, बाहर नेगेटिव है, इसका होगा e⁻⁻x और पावर में से -1 यानी फाइनली बन जाएगा e⁻⁻x, e⁻⁻x यानी डबल डेरिवेटिव y के ही इक्वल हो गया। दैट मीन्स ऑप्शन बी को देखिए, क्वेश्चन 44 का ऑप्शन बी सही हो गया। ठीक है बेटा, नाउ वी विल टेक नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 45। सो हियर वी हैव क्वेश्चन नंबर 45, पैरामीट्रिक फंक्शन के ऊपर बेस्ड ये क्वेश्चन है। डबल डेरिवेटिव की वैल्यू निकालनी है जब t की जगह पर a हो। तो यहां सबसे पहले आप dx/dt निकालेंगे, दिस विल बी 2t, दिस विल बी dy/dt विच विल बी ओनली 2a। ठीक है, तो dy/dx क्या आ जाएगा, वी आर गोइंग टू डिवाइड dy/dt विद dx/dt, तो ये बन जाएगा 2a/2t यानी ये बनेगा a/t। तो ये तो आपका dy/dx आ गया। अब आप इसे फिर से डेरिवेटिव करेंगे, लेकिन x के रिस्पेक्ट में होगा अब। ठीक है, तो ये बनेगा -a/t² इंटू dt/dx -a/t² dt/dx, मतलब यहां से हम वैल्यू निकालेंगे तो 1/2t। अब इसमें यानी डबल डेरिवेटिव में आपको t की जगह पर a पुट करना है, तो t की जगह पे हम a पुट कर देंगे। तो ये क्या बनेगा बेटा, यहां पर ध्यान से देखना, इस एक्सप्रेशन में ऊपर आपका है -a, नीचे ये 2 पहले से ही है, t की जगह पर a पुट करोगे तो ये a² इंटू a यानी a³ हो जाएगा। फाइनली इट विल बी -1/2a², -1/2a²। ऑप्शन बी को चेक करिए, क्वेश्चन 45 का ऑप्शन बी सही हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 ये रहा बच्चों, अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन बेस्ड ऑन द कंसेप्ट। क्या कंसेप्ट लगेगा बेटा, कॉन्टिन्यूटी की बात भी की गई है और डिफरेंशियबिलिटी की बात भी की गई है। फंक्शन इस तरीके से डिफाइंड है, अगर मैं इसका डेरिवेटिव भी निकाल लूं, क्योंकि डिफरेंशियबिलिटी की बात तो की गई है क्वेश्चन में, ये आ जाएगा 2x और ये आएगा 0 - 1 यानी -1। कंडीशन ये रहेगी और कंडीशन ये रहेगी। कहने का मतलब एट x = 1 अगर आप लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे और राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे तो ये इक्वल नहीं आएंगे। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या आएगा, राइट हैंड डेरिवेटिव क्या आएगा x = 1 पे, इसको देखो और मुझे कमेंट करके जवाब देना। ठीक है, फिलहाल मैं ऑप्शंस को देख लेता हूं। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है नॉट डिफरेंशिएबल एट x = 1, तो ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल नहीं आएंगे। ठीक है, तो फिलहाल तो ऑप्शन ए वाला ठीक लग रहा है, ऑप्शन बी वाला ठीक हो ही नहीं सकता, ऐसे ही ऑप्शन सी वाला ठीक नहीं होगा और ऑप्शन डी वाला भी ठीक नहीं होगा। नाउ वी विल टेक क्वेश्चन नंबर 47। यहां पर आपको असर्शन एंड रीजन टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन 47 में असर्शन वाले स्टेटमेंट को देख लेते हैं। y = sin of 2 sin inverse x दिया हुआ है और ये एक्सप्रेशन आपको दिख रहा होगा, y2 मतलब डबल डेरिवेटिव, y1 मतलब फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव। रीजन में आपको लॉग फंक्शन का डेरिवेटिव दिया हुआ है, मतलब दोनों का आपस में कोई लिंक तो मुझे लगता नहीं है।
पहले रीजन वाले को ही हम समझ लेते हैं, इसको एक्सप्लेन करके दिखा देता हूं। यहां पर लॉग की प्रॉपर्टी आप लगाएंगे सबसे पहले, और उसके बाद हम इसका डेरिवेटिव लेंगे, ठीक है। तो इसका हम डेरिवेटिव जब निकालेंगे तो हमको मिलेगा 1/1 प्लस एक्स, देन माइनस ऑफ 1/1 माइनस एक्स, और माइनस एक्स का डेरिवेटिव यानी -1, यानी ऐसे आ जाएगा। एलसीएम लेंगे तो फिर यही आएगा, मतलब रीजन वाला स्टेटमेंट ट्रू है। असर्शन वाले को हमें चेक करना होगा वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन 47 का करेक्ट ऑप्शन बता पाएंगे। तो बेटा यहां पर y की वैल्यू को देखना, इसे हम डिफरेंशिएट करेंगे तो y डैश क्या आ जाएगा, साइन थीटा, मतलब ये बनेगा कॉस थीटा, यानी कॉस ऑफ 2 साइन इनवर्स x, ऐसे, ठीक है। अब एंगल का भी करना पड़ेगा, तो एंगल का करोगे तो ये आएगा 2 इंटू 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसे। साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव बोल रहा था मैं, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा, यहां आ जाते हैं, वी विल हैव √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई डैश इज इक्वल टू 2 टाइम्स कॉस ब्रैकेट में 2 साइन इनवर्स x। नाउ बिकॉज वी हैव डबल डेरिवेटिव हेयर इन द स्टेटमेंट ऑफ असर्शन, तो हमें एक बार और डिफरेंशिएट करना पड़ेगा x के रेस्पेक्ट में। ये अंडर वाला सेम, ये y डबल डैश, फिर ये आएगा आपका -2x अपॉन, यानी एक्स वाई डैश अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसे हो जाएगा। RHS में इसका करेंगे तो ये कॉस थीटा का हो जाएगा माइनस साइन थीटा, यानी -2 साइन, एंगल सेम, फिर एंगल का भी डेरिवेटिव करेंगे तो एक 2 और आएगा, और डिनोमिनेटर में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये √1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये वाला कंबाइन होकर आपको देगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई डबल डैश माइनस एक्स वाई डैश इज इक्वल टू -4 इंटू वाई। साइन ऑफ 2 साइन इनवर्स एक्स बचेगा RHS में, जो कि y के इक्वल था, ठीक है। अब अगर इसे आप साइड चेंज करके RHS में ले जाएंगे तो आपको मिलेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई डबल डैश इज इक्वल टू एक्स वाई डैश माइनस 4y, और यही आपके असर्शन वाले स्टेटमेंट में दिया हुआ है, यानी असर्शन वाला स्टेटमेंट भी ट्रू हो गया। लेकिन असर्शन और रीजन दोनों में कोई लिंक नहीं है, दैट मीन्स ऑप्शन बी को पढ़िए, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, यानी इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। नाउ वी विल टेक क्वेश्चन नंबर 48। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 48। इसमें क्या बोला हुआ है, ये फंक्शन दे रखा है, मॉडुलस फंक्शन है, रियल नंबर पे डिफाइंड है। दिस इज कॉन्टिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1। बिल्कुल सही बात है, असर्शन वाली स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है। इसका कॉर्नर पॉइंट 1 आएगा, कॉर्नर पॉइंट पे मॉडुलस फंक्शन पक्का नॉन डिफरेंशिएबल होता है, तो यही तो लिखा हुआ है, और कंटीन्यूअस तो होगा ही क्योंकि रियल नंबर पे डिफाइंड है। मॉडुलस फंक्शन का डोमेन भी रियल नंबर होता है, डोमेन के हर पॉइंट पे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है। तो असर्शन का स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। रीजन के स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है, इफ अ फंक्शन fx इज डिसकंटीन्यूअस एट x इक्वल टू c देन इट मे और मे नॉट बी डिफरेंशिएबल एट दिस पॉइंट। ध्यान से सुनना, अगर कोई फंक्शन किसी पॉइंट पे डिसकंटीन्यूअस है तो उस पॉइंट पे वो फंक्शन पक्का नॉन डिफरेंशिएबल भी होगा, पक्का, गारंटी। तो c पर ये डिसकंटीन्यूअस है तो c पर यही फंक्शन पक्का नॉन डिफरेंशिएबल होगा, लेकिन इसने लिखा हुआ है मे और मे नॉट बी, मतलब ये श्योरिटी नहीं दिखा रहा है, तो इसका मतलब रीजन वाला स्टेटमेंट फॉल्स हो गया, असर्शन ट्रू, रीजन फॉल्स, दैट मींस ऑप्शन सी सही हो जाएगा क्वेश्चन 48 के लिए, ठीक है बच्चों। इज दैट क्लियर? नाउ वी विल टेक क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन 49 में क्या करना होगा बच्चों, नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 49। असर्शन के स्टेटमेंट में आपको सीकेंट इनवर्स फंक्शन ऐसे दिया हुआ है, आपको dy अपॉन dx निकालना है। रीजन के स्टेटमेंट में सीकेंट इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव दे रखा है, क्या ये डेरिवेटिव ठीक है? x के इंटरवल को भी ध्यान से देखना, x के इंटरवल को भी ध्यान से देखना, क्या ये स्टेटमेंट ठीक है? इस इंटरवल को देखने के लिए बोला मैंने। डायरेक्ट फॉर्मूला है, रीजन तो ट्रू है, लेकिन असर्शन को हमें एक्सप्लेन करना पड़ेगा। अभी कैसे करूंगा ध्यान से देखना।
ये सीकेंट इनवर्स फंक्शन है, दोनों तरफ सीकेंट अप्लाई कर दो, आपको मिलेगा 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस वाई इज इक्वल टू सीकेंट ए। ठीक है, आपका मन करे तो इसका रेसिप्रोकल ले लो, तो 1 माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू ये कॉस ए हो जाएगा। ए कांस्टेंट है तो कॉस ए भी कांस्टेंट रहेगा। अब मैं डेरिवेटिव करूंगा क्योंकि डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू हमें निकालनी है। तो यहां पर हम लगाएंगे क्वोशिएंट रूल ऑफ डेरिवेटिव। 1 प्लस एक्स एज इट इज, 1 का 0 माइनस वाई मतलब माइनस वाई डैश, फिर ये 1 माइनस वाई वाला एज इट इज, 1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव करेंगे तो 0 प्लस 1 यानी सिर्फ 1 रहेगा। RHS में कॉस ए यानी कांस्टेंट का डेरिवेटिव यानी 0 हो जाएगा। अब इसके बाद डिनोमिनेटर वाले को तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 0 के साथ, वो खत्म हो जाएगा। न्यूमरेटर वाले टर्म्स हमें क्या देंगे यहां पर देखना बच्चों ध्यान से, ये होगा माइनस वाई डैश इंटू 1 प्लस एक्स, और ये है नेगेटिव ऑफ 1 माइनस वाई, ऑल दैट विल बी इक्वल टू 0। यहां से हम साइड चेंज करेंगे तो हमें मिलेगा माइनस वाई डैश इंटू 1 प्लस एक्स, नाउ दैट विल बी इक्वल टू पॉजिटिव 1 माइनस वाई। तो वाई डैश यानी डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या आएगी बेटा, ये आएगी वाई माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1। अब इसे देखो और यहां पर डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू को देखो, ये दोनों सेम नहीं है, इसका मतलब असर्सन में जो स्टेटमेंट था वो है फॉल्स। असर्सन फॉल्स, रीजन ट्रू है, दैट मीन्स ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 49 हो गया। नाउ वी विल टेक क्वेश्चन नंबर 50। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 50 हियर। इसमें क्या बोला हुआ है, पैरामीट्रिक फंक्शन दिया हुआ है असर्सन वाले स्टेटमेंट में, x की वैल्यू है, y की वैल्यू है, आपको dy अपॉन dx निकालना है एट t इक्वल टू पाई बाई 4 और ये 0 होगा, ये बता रखा है। ठीक है, फिर इसके बाद रीजन वाले स्टेटमेंट में बोला हुआ है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x कैन बी डिनोटेड एज दिस। ये तो ठीक है, लेकिन इसका असर्सन से कोई लिंक नहीं है क्योंकि असर्सन में डबल डेरिवेटिव की बात भी नहीं की गई है। फिलहाल असर्सन वाले के लिए हमें सिंप्लीफिकेशन करनी पड़ेगी, तो dx बाय dt क्या आएगा बेटा, दिस विल बी e की पावर t, साइन t का हो जाएगा cos t प्लस साइन t, और e की पावर t का डेरिवेटिव e की पावर t ही रहेगा। फिर dy अपॉन dt निकालेंगे, दैट इज e की पावर t, cos t का करोगे तो माइनस का साइन t, नेगेटिव मैंने आगे लगा दिया, प्लस cos t, और e की पावर t का डेरिवेटिव e की पावर t ही रहेगा। dy अपॉन dt को डिवाइड करेंगे dx अपॉन dt के साथ, तो dy अपॉन dx मिल जाएगा। जब डिवाइड आप करेंगे तो e की पावर t कॉमन भी आएगा, उसे कॉमन ले लो और फिर वो फाइनली कैंसिल भी हो जाएगा। आपको मिलेगा cos t माइनस साइन t, ध्यान से देखो e की पावर t कॉमन आएगा, cos t माइनस साइन t अपॉन ये पूरा लिखेंगे, दैट इज cos t प्लस साइन t, यानी dx बाय dt की वैल्यू, और e की पावर t जैसे कि मैंने बताया कॉमन आके कैंसिल हो चुका है। अब इस एक्सप्रेशन में आपको t की जगह पे पाई बाई 4 पुट करना है। इन केस अगर आपको याद हो साइन पाई बाई 4 और कॉस पाई बाई 4 की वैल्यू क्या होती है, दोनों की वैल्यू सेम होती है 1/√2। ठीक है, तो न्यूमरेटर में cos पाई बाई 4 माइनस साइन पाई बाई 4 मतलब 0, नीचे cos पाई बाई 4 प्लस साइन पाई बाई 4 वो तो आएगा 2/√2। अब बेसिकली मतलब ये हुआ कि यहां पर t की जगह जैसे ही पाई बाई 4 पुट करेंगे तो आपका dy अपॉन dx आपको 0 वैल्यू देगा, और यही तो असर्सन में बोला गया है, यानी असर्सन का स्टेटमेंट ट्रू है, रीजन का स्टेटमेंट भी सही है, लेकिन दोनों में आपस में कोई लिंक नहीं है, मतलब बोथ आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्सन। ऑप्शन बी सही हो जाएगा क्वेश्चन 50 के लिए। ठीक है बच्चों, With that, I would like to wind up the class for now. अगले लेक्चर में मिलेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के MCQs के साथ। फिलहाल अभी तक हम लोगों ने मैट्राइसिस, डिटर्मिनेंट, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और ये कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, इनके लेक्चर्स आपके लिए चैनल पे अपलोड कर दिया है। अब इस वीडियो को लाइक करने के बाद अपने सभी क्लासमेट्स को शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। इस टेस्ट का PDF लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहीं पर आपको दूसरे टॉपिक्स के भी टेस्ट के लिंक मिल जाएंगे। ठीक है बच्चों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन, बी गुड, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।